जी 8:05 हो चुके हैं और हमारे बीच फूलचंद मॉन्यूमेंट स्कूल वारा के संचालक अरुण सर भी जुड़ चुके हैं। मैं उनसे अनुमति चाहूंगा कि आज के इस प्रशिक्षण सत्र को हरी झंडी दी जाए। सभी को जय जिनेंद्र। सर चालू करें, कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से सफिशिएंट लोग हो गए हैं। जी और हमें लगता है कि आपकी स्वीकृति मिली है तो आज के मंगलाचरण का वाचन भी आप करें। और जी सर आज के मंगलाचरण का वाचन करते हैं उससे पूर्व आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने दोनों हाथ को जोड़िए और प्रार्थना या वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। जी प्लीज सर कंटिन्यू। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेन्द्रमूर्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याण कार्यम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु तासिनम। बोले महावीर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी मंगलमय मंगलाचरण के साथ हम आज के इस प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ करेंगे। हमारे बीच हमारी प्रशिक्षिका श्रीमती मीनाक्षी बड़ोदरिया भी जुड़ चुकी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आज के प्रशिक्षण सत्र को गति प्रदान करें। सम्मानीय मैम। धन्यवाद नीरज जी। सबसे पहले सभी को जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सभी? सभी चैट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें कि आप कैसे हैं। अच्छे हैं तो यस लिख सकते हैं, नहीं है तो नो लिख सकते हैं, लेकिन चैट बॉक्स जरूर यूज करें। और जिन्होंने भी अभी अपने वीडियो को ऑन नहीं किया है तो वो अपने वीडियो को जरूर ऑन करें। भारती नापित जी, रिया जैन जी, प्रगति सक्सेना, जूली पाटकार, जय यादव, आप सभी प्लीज अपने वीडियो को जरूर ऑन करें। जी जी रीना जी, जया जी, रूबी जी। जी मैं आप सभी को नाम से बहुत अच्छे से जानती हूँ। रोज आपकी प्रतिक्रियाएं पढ़ती हूँ और उस पर मैं भी कुछ टिप्पणी करती हूँ। बड़ा अच्छा लगता है। और इस हफ्ते मैंने पूरे हफ्ते ये देखा है, मैंने जो भी सोच के डाला था कुछ भी, मुझे ऑलमोस्ट लगभग वही सारे मतलब प्रतिभाव मिले जिसकी मुझे उम्मीद थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी और आपकी सोच बहुत कुछ मिलती है। मुझे आज जब मैंने पीपीटी तैयार की तो मुझे लगा कि शायद इसमें ऐसा हो कि बहुत सारी चीजें वो आप बहुत कुछ जानते हैं। इसके लिए मैंने फिर थोड़ा और एक्स्ट्रा मेहनत किया। पहले मैं पीटीएम के बारे में डिस्कस करूंगी और उसके बाद पीटीएम में आप जो पेरेंट्स से डिस्कस करना है उसको मैंने थोड़ा सा डिटेल में लिया है। मैंने आप लोगों के जो प्रतिभाव पढ़े तो मैंने महसूस किया कि जो मतलब मुश्किलें मैं अपने स्कूल में अपने टीचरों को देखती हूँ जो करते हैं, फेस करते हैं, वही सारी मुश्किलें आप लोगों के साथ है। तो मैंने उसके लिए कुछ तैयार किया है कि उन मुश्किलों को मैं कैसे उनको आसान करती हूँ, मैं कैसे पेरेंट्स के साथ डील करती हूँ, मैं कैसे टीचर को सिखाती हूँ कि उनके साथ डील करना है। तो उन सारी चीजों को मैंने आज के इसमें जोड़ा है। लेकिन पहले बेसिकली जो पेरेंट टीचर मीटिंग है, जो अभिभावक हैं, उनके साथ जो हमारा उद्देश्य, हमारा जो आज का विषय है, मैंने उसके अनुरूप में लिया है। हमारा उद्देश्य, उसके बाद उपयोगिता और उसकी तैयारियां, उसकी तैयारियों के बाद उसको मैंने डिटेल में लिया है। तो ये एक मैंने आपको प्रारूप बता दिया कि हम कैसे चलने वाले हैं। अभी उद्देश्य मेरे हिसाब से आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने एक बार रखना चाहूंगी, क्योंकि जो मेरे हिसाब से हम लोग जब करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें होती है जो हम कहीं छूट जाती है, भूल जाते हैं, हम उसको बहुत कैजुअली लेते हैं, लेकिन वो कितनी इम्पोर्टेंट है उसको लेना। तो इसलिए हम एक बार उसको रिवाइज करेंगे। हो सकता है आपको ये चीजें मालूम हो, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए नीरज जी प्लीज आप शेयर करेंगे स्लाइड। जी बिल्कुल बिल्कुल।
नेक्स्ट थर्ड स्लाइड पे जाएंगे हम जी। अभी ये जो ट्रायंगल है, स्टूडेंट, पेरेंट और स्कूल, या स्टूडेंट, पेरेंट और टीचर, आप टीचर और स्कूल हम उसको एक ही लेकर चलते हैं। ये एक जो ट्रायंगल है वो एक दूसरे को किस तरह से अफेक्ट करता है। हम तीन हिस्से हैं। हमारा जो एम है, उद्देश्य है, वो बच्चों का विकास, उनकी शिक्षा। जी अभिभावक जो बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, उनका भी उद्देश्य यही है कि उनका बच्चा अच्छे से शिक्षित हो। अभी उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम तीन किस तरह से काम कर सकते हैं, इसमें बताया है। जो पेरेंट है वो अपने चिल्ड्रन, चाइल्ड या पुत्र या पुत्री, जो भी उसके बच्चे उससे जुड़े हुए हैं। टीचर है वो भी उन बच्चों से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो एक कड़ी इसमें है टीचर और पेरेंट के बीच, वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकी तो सीधे बच्चों से मिल रही है, लेकिन हम यदि दो आपस में नहीं मिलेंगे तो हम दोनों का जो कॉमन गोल है, जो बच्चे की शिक्षा है, वो प्रभावित होगी। तो ये जो हमारे बीच की कड़ी है, शिक्षकों या स्कूल और अभिभावक के बीच की, उसको सबसे ज्यादा सुदृढ़ बनाना होगा। तभी हम अपने गोल को, इस त्रिकोण को पूरा कर पाएंगे और अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, हम सक्सेस ले पाएंगे। आप मुझसे सहमत हैं? प्लीज चैट बॉक्स में यस या नो लिखिए। प्रशिक्षणार्थी आदर्श शिक्षक प्रशिक्षण गुरु। जी जया जी, जी रीना जी, दीप्ति जी, भारती जी, रिया जी, मानसी जी, आप सभी मुझसे सहमत हैं? ठीक है। तो अभी हम, आप मुझे कोई बता सकते हैं कि आप लोग पीटीएम कितने समय में करते हैं, कब कब करते हैं और किस तरह से करते हैं? मुझे थोड़ा सा आइडिया देंगे कोई कोई भी? प्लीज मुझे कोई भी बताइए। बिफोर एंड आफ्टर एग्जाम, ओके। हाफ ईयरली, ओके अनुराधा जी। एग्जाम टाइम पे, ठीक है। और एग्जाम के बाद, ठीक है। अभी ये जो पीटीएम है वो दो तरीके से हो सकती है। एक होती है कॉमन पीटीएम। कॉमन पीटीएम जो होती है साल के शुरुआत में होती है, कोई मैसेज सर्कुलेट करना हो तब, ठीक है। एक कॉमन जो पीटीएम, जनरल पीटीएम जिसको बोला जाता है, उसमें सारे अभिभावक, जैसे हमने आज कक्षा 1 के बच्चों के लिए रखी, तो सारे कक्षा 1 के जितने अभिभावक हैं वो, उसको पढ़ाने वाले सारे विषय शिक्षक और प्रिंसिपल, इन लोगों के बीच में कॉमन हॉल में सबके साथ में होती है। उसका जो उद्देश्य होता है वो एक उद्देश्य होता है कि जो हमारी सारी जनरल चीजें हैं, स्कूल के जो जनरल रूल्स हैं, जो हमारे रूल्स रेगुलेशन, हमारा पढ़ाने का तरीका है, हमारी जो भी पद्धतियां हैं, उनको बताया जाता है। ठीक है, ये एक होती है कॉमन। ये साल की शुरुआत में एक होना जरूरी है। हम हर साल, हम हमारे स्कूल में ये जरूर करते हैं। इससे क्या फायदे होते हैं कि पेरेंट्स सारे टीचर को पहचान लेते हैं, सारे सब्जेक्ट टीचर, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, कौन सी किताबें हैं, किस तरह से पढ़ाई होगी, कितने पीरियड होंगे, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन उनको सारी मिल जाती है। कौन बच्चे का क्लास टीचर है, कौन मैथ्स टीचर है, कौन इंग्लिश टीचर है, पेरेंट्स पहचानने लगते हैं जब एक एक क्लास वाइज ये होती है। तो यदि आपके यहाँ, मतलब हमारे यहाँ ये है कि एक ही क्लास के 3-3 सेक्शन है और करीब 150-200 बच्चे, तो 400 अभिभावक होते हैं। तो हम इस, यदि आपके छोटे हैं तो 1-4 या इस तरह से आप उसको एक जनरल मीटिंग कर सकते हैं। एक ये मीटिंग होती है। दूसरी मीटिंग होती है एक पर्सनल मीटिंग, कि जब टीचर जो होती है, क्लास टीचर, वो बच्चों को पर्सनली बुलाती है। उसका एक, मतलब रोल नंबर वाइज यदि हम करते हैं कि इस रोल नंबर से इस रोल नंबर के पेरेंट्स इस आधे घंटे में आएंगे और उनको ठीक उसी समय पे आना है और टीचर से मिलना है, और बच्चे के बारे में पर्सनली क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर की उपस्थिति में, या जरूरी हो तो प्रिंसिपल की उपस्थिति में पेरेंट्स से
सिर्फ बच्चे के बारे में और उसकी बातें होती है, उसकी पढ़ाई, उसकी प्रगति, उसकी परेशानियां। तो ये 2 तरीके हैं पीटीएम। आपके यहाँ कौन सी पीटीएम होती है मुझे बताएंगे? जनरल या पर्सनल? प्लीज चैट बॉक्स का उपयोग करिए। बोथ, प्रगति जी, ओके। जनरल, अनुराधा जी बता रही हैं। प्लीज मैं चाहूंगी आप सभी लिखें। बोथ, रूबी जी, ओके। लक्ष्मी जी, बोथ, ओके। दीप्ति जी, बोथ, बोथ। शिवानी जी, रीना जी, ओके। भारती जी, ठीक है। दोनों तरह की पीटीएम होती है, ठीक है। अभी नीरज जी प्लीज फर्स्ट स्लाइड करेंगे। जी हो गई मैम। हाँ जी, धन्यवाद। अभी हमारा जो उद्देश्य होता है, तो हमारी जो जनरल या पर्सनल, दोनों के उद्देश्य लगभग सेम होते हैं। अभिभावकों को कक्षा शैक्षणिक कार्य की जानकारी देना। हम बच्चों को स्कूल में कैसे पढ़ाते हैं और क्या पढ़ाते हैं, हम एग्जाम कब लेंगे, टेस्ट मंथली होगा, वीकली होगा, आपके मतलब जैसे हमारे गुजरात में पिछले 3 साल से हमारा स्कूल का सिस्टम गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया है जब से कोरोना है। तो हर महीने गवर्नमेंट के पेपर आते हैं, हम वो लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा जो सिस्टम था, हम वीकली टेस्ट लेते थे। तो ये जो सारे हमारे टेस्ट कैसे होंगे, बच्चों को कौन सा सिलेबस, कितने टाइम में किस तरह से पढ़ाया जाएगा, कौन सी किताबों का उपयोग करना है, कौन सी किताबें कब भेजना है, टाइम टेबल किस तरह का रहेगा, तो ये सारी चीजें जो शैक्षणिक कार्य की कक्षा में हमारा जो काम होगा, वो किस तरह से होगा, उसकी जानकारी जो है वो अभिभावक तक सामने पहुंचे। ये मीटिंग में इसलिए डिस्कस करना होता है कि वो सारी चीजें उनको पता चल जाए। उसके बाद शाला का वातावरण अनुकूल बनाना। इससे क्या तात्पर्य है? वातावरण अनुकूल या प्रतिकूल शाला का कैसे हो सकता है? क्या आप मुझे कुछ बताएंगे? इससे आप क्या समझते हैं? प्लीज चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिए। आ, शाला का वातावरण अनुकूल या प्रतिकूल होगा, इससे आप क्या समझे? क्योंकि मैं जब 2 दिन से 3 दिन से मैं देख रही हूँ, मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे थे, मुझे समझ में आया। प्रतिकूल मैंने ये पूछा था कि आप अपने अभिभावक को प्रिंसिपल या कोऑर्डिनेटर के पास कब भेजते हैं? जब कभी भी वातावरण कुछ प्रतिकूल होने लगता है, जब आपको लगता है कि आप कुछ नहीं संभाल पाते। मुझे इसके जो जवाब मिले उस पे से मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। अरुण जी, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स जी, मुझे आप सबसे जवाब चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू स्टाफ, यस। आपको क्या लगता है एज अ टीचर कि आपका वातावरण, आप स्कूल में जाते हैं, सुबह हम जाते हैं और जब वहां से निकलते हैं
तब उन दोनों हमारे जो मूड में डिफरेंस होता है उससे हम बता सकते हैं कि वातावरण अनुकूल है या प्रतिकूल है। अब जब किसी के घर जाते हैं, किसी से मिलते हैं, जब आप जाते हैं तो कुछ उम्मीदें लेकर जाते हैं, और जब वहां से निकलते हैं तो आपकी जो भी वार्तालाप हुआ है, आपका जो भी जैसा भी समय निकला है, उसके हिसाब से आपका मूड रहता है। तो आप बता सकते हैं कि वो प्रतिकूल है या अनुकूल है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो जब आप स्कूल में आते हैं और जब आप स्कूल छोड़ते हैं, उस वक्त जिस तरह का आपका मूड होता है, तो आप उससे बता सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको स्कूल का वातावरण कैसा लगता है। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ। देखिए, एक तो स्कूल के वातावरण में सबसे पहले बच्चे, आपको जाके बच्चों से मिलना है। बच्चे आप मतलब आप जैसा बताते हैं, आप जैसा चाहते हैं, बच्चे उस तरह से बर्ताव करते हैं नहीं करते हैं। उनका होमवर्क पूरा होता है, उनका क्लास वर्क कंप्लीट होता है। ठीक है। और आप जो उनको सिखा रहे हैं वो कितना सीख पा रहे हैं, उसको देखकर आपका मूड चेंज होगा। यदि आपने कुछ काम दिया, बच्चों ने नहीं किया, तो थोड़ा सा आपको गुस्सा आ जाता है, आप उनको पनिशमेंट देते हैं। मुझे पता है पनिशमेंट देके टीचर को कभी खुशी नहीं होती है। पनिशमेंट देने के बाद यदि बच्चों में कोई बदलाव आता है तो ही वो पनिशमेंट काम का है, अदरवाइज नहीं। तो हम पनिशमेंट दे के एज ए टीचर हम हमेशा ये सोचते हैं यदि बदलाव आ जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको वो पनिशमेंट दोबारा नहीं देनी चाहिए यदि उससे कोई फायदा नहीं हुआ है तो। ठीक है। तो ये एक वातावरण जो हम कक्षा में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में होता है। दूसरा होता है अभिभावक और शिक्षकों के बीच में। जब अभिभावक आते हैं तो जैसा आपका वातावरण कक्षा का होगा, उसका प्रभाव आपके अभिभावक के मिलन पे पड़ेगा। यदि आपकी क्लास में आप खुश हैं, बच्चे खुश हैं और प्रॉपर मिल रहा है सब कुछ, तो ठीक है। यदि वहां कहीं पे प्रॉब्लम है तो उसका असर आपके अभिभावक मीटिंग पे मिलेगा, या अभिभावक जब आएंगे तो वातावरण स्कूल का बिगड़ेगा। फीस एक मुद्दा अलग है, वो एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। वो हर एक की अलग सोच होती है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो शैक्षणिक कार्य के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो उस एक मुद्दे को छोड़कर यदि किसी और मुद्दे पर अभिभावक और शिक्षकों के बीच में कोई बात होती है जो एक दूसरे को पसंद नहीं आती है, तो वो वातावरण खराब होता है। तो ये क्या होता है, जब हम अभिभावकों से मिलते हैं और जो भी प्रॉब्लम है बच्चों की, अभिभावक की और शिक्षकों की, हो सकता है आपको परेशानी हो बच्चों से कि होमवर्क टाइम पे नहीं करके लाते हैं, ठीक से नहीं होता है, किताबें सही से नहीं आती है, वो प्रॉब्लम खत्म होगी। बच्चों को प्रॉब्लम है यदि टीचर से कि ऐसे नहीं समझ में आ रहा है या इस तरह से इतना ज्यादा होमवर्क देते हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो आपके पास अभिभावक रखेंगे। या अभिभावकों को कुछ लगता है कि जो वो चाह सोचते हैं उस तरह से नहीं आ रहा है, तो वहां पे प्रॉब्लम के चांसेस हैं। मुझे उम्मीद है मैं जो बता रही हूँ आप क्लियर हूँ, आपको समझ में आ रहा है। एम आई क्लियर टू यू? प्लीज चैट बॉक्स का उपयोग करिए। जी अरुण जी, मैं आप सभी से चाहूंगी कि आप सभी भागीदारी करें। जी, जया जी, लक्ष्मी जी, रीना जी। जी ठीक है। तो मतलब अभी वातावरण कैसे समझ में आ गया आपको कि वातावरण से क्या मतलब है? तो ये जो वातावरण है, ये जब भी पेरेंट टीचर मीटिंग होती है उससे ये सुधरे, इसकी उसको अनुकूल बने या अनुकूल रहे। क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो पेरेंट्स के और टीचर के बीच का, वो इस मीटिंग से कम होता है। तो इसका उद्देश्य ये होता है कि वो जब एक दूसरे से मिलेंगे तो वातावरण अनुकूल बनेगा। उसके बाद व्यवहारिक और शैक्षणिक मुश्किलों को हल करना। अभी व्यवहारिक और जी, व्यवहारिक और शैक्षणिक मुश्किलें जो होती है, बच्चों का जो डिसिप्लिन होता है क्लास में, उनका जो बिहेवियर होता है क्लास में, उसकी और उनकी पढ़ाई की जो परेशानियां हैं उनको हल करना, ये हमारा एक मेन उद्देश्य होता है। उसके बाद है बच्चों को शाला से जोड़े रखना। मैंने आप 2-3 लोगों ने ऐसा लिखा था कि जो बच्चे स्कूल में शायद कभी छुट्टियां हो जाती है, नहीं आ पाते हैं,
तो वो शाला से दूर हो जाते हैं। एक दिन हो गई, 2 दिन छुट्टी हो गई, तीसरे दिन डर लगता है कि फिर डांट पड़ेगी, कुछ होगा, इसलिए फिर स्कूल तीसरे दिन भी नहीं आते हैं। तो ये जो डिस्टेंस बढ़ता जाता है, तो जब तक पेरेंट टीचर मिलेंगे नहीं, इस डिस्टेंस को हम कम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमारे जो स्कूल के नियम है वो उनको क्लियर बता दिए जाए, और जब यदि पेरेंट के साथ कोई प्रॉब्लम है, यदि उन्होंने छुट्टी ली है तो किसी कारण से लिए, तो वो जब तक आपसे नहीं मिलेंगे वो क्लियर नहीं होगा। तो ये जो डिस्टेंस है उसको कम करने का उद्देश्य भी पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। यहाँ पे ये पर्सनल मीटिंग होगी, ठीक है। तो बच्चों को शाला से हम कैसे जोड़े रखेंगे, हम जो करते हैं वो बच्चों तक स्कूल में पहुंचता है, लेकिन घर पे भी वही चीज हो जो हम चाहते हैं। तो उसका भी उद्देश्य है बच्चों से शाला को जोड़े रखने के लिए, ये हमारा मीटिंग का उद्देश्य है। उसके बाद है शिक्षकों का कार्य आसान करना। इसका मतलब ये है कि हर एक टीचर जो होते हैं, शिक्षक, आप लोगों का अपना एक गोल बना होता है कि मुझे आज ये लेसन पढ़ाना है, और क्लास में जो, मतलब मेरा हमेशा एम होता है कि मेरी क्लास में जो लास्ट बेंचर बच्चा है या जो सबसे कमजोर बच्चा है, जिसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं हर दिन पीरियड खत्म होने के बाद ये पूछती हूँ उस बच्चे से स्पेशली कि आपको समझ में आया है नहीं। हमारा जो गोल होता है कि हम आज के दिन में यदि एक लेसन लेके गए हैं, हमारा टारगेट है कि ये चीज बच्चों को आ जाना चाहिए, आज ये कंसेप्ट क्लियर होना है। तो वो कंसेप्ट उस दिन उनको क्लियर हुआ या नहीं, तो ये हमारा टारगेट जो पूरा होता है। अभी एक साइकोलॉजिकल एक ट्रुथ है, शायद आप भी मुझसे सहमत होंगे, कि कोई भी बच्चा एक चीज जब एक दिन सीखता है, आज उस बच्चे ने एक कंसेप्ट सीखा, यदि वो 24 घंटे के अंदर उसको एक बार रिवाइज कर लेता है, तो वो 50% चांसेस है वो चीज उसके दिमाग से नहीं जाएगी। उसको एक हफ्ते बाद यदि वो दूसरी बार रिवाइज करता है, तो वो चांसेस 70% तक बढ़ जाते हैं कि वो चीज उसके दिमाग में रहेगी, वो उसको भूलेगा नहीं। और यदि आफ्टर अ मंथ, एक महीने के अंदर उसको यदि तीसरी बार रिवाइज कर लेता है, तो 90 से 95% चांसेस हैं कि वो बच्चा उस चीज को नहीं भूलेगा। तो ये जो आप एज अ टीचर उसको एक बार कंसेप्ट देंगे, उसके बाद आप उसको होमवर्क देते हैं, तो हम 50% करते हैं पक्का कि हो जाएगा, लेकिन वो जो होमवर्क वाला हिस्सा है वो पेरेंट्स के पास है। तो हम जो हमारा एम है, उसकी आधी जिम्मेदारी तो पेरेंट के ऊपर चली जाती है, क्योंकि उस दिन उसको रिवाइज होना है। एक हफ्ते बाद आप उसको क्लास में टेस्ट लेके रिवाइज करवा सकते हैं, या आप उसको रिवीजन के तौर पे दे सकते हैं, और आफ्टर अ मंथ आप उसको टेस्ट लेके रिवाइज करवा सकते हैं। आपके पास 2 या 3 चांस, लेकिन जो हिस्सा पेरेंट्स के पास है वो किस तरह से पूरा होगा। तो ये जो आपका काम कम करना है, या आपका जो भार है, या आपका जो एम है उसको पूरा करना, तो इस तरह से शिक्षकों का कार्य आसान करना। तो ये पेरेंट टीचर मीटिंग जो पेरेंट का हिस्सा है, जब आप उनको बताएंगे तभी ये होगा, ठीक है। उसके बाद अभिभावक के माध्यम से बच्चों की व्यक्तिगत पहचान। मैं एक किस्सा शेयर करना चाहूंगी। मेरे स्कूल में बच्ची थी, वो जूनियर सीनियर से पढ़ रही थी। हम सब टीचर उसको बहुत अच्छे से जानते थे। बच्चा जब वो 4th 5th तक आ गई बच्ची, हम लोगों को उसकी एक क्या बोलते कला थी, उसके बारे में हम सब अनजान थे। अ, वो जो लड़की थी वो बहुत अच्छा गाती थी, और ये चीजें हमको नहीं पता थी, क्योंकि जब भी स्कूल में कुछ कंपटीशन या कुछ होता था उसने कभी कोई भाग नहीं लिया, या क्लास में कभी वो खुल के नहीं बोली, क्योंकि वो बहुत शर्मीली थी, बोलने से डरती थी। लेकिन जब उसकी सीडी लेकर उसके पेरेंट मुझसे मिलने आए, मैंने उसको कंप्यूटर में लगाया, और 3 घंटे का प्रोग्राम था उसका। उसने 3 घंटे का लाइव प्रोग्राम दिया था, और कंटिन्यूअस उसने गाने गाए थे, जिस तरह से कोई बड़े एक्टर गाते हैं। मैं उस सीडी को देखकर चौंक गई थी कि ये लड़की जिससे मैं रोज मिलती हूँ, मैं इतना उसको जानती हूँ, वो इतनी अच्छी कलाकार है और इतने बड़े पैमाने पे काम कर सकती है। आप सोचिए, 5th स्टैंडर्ड का बच्चा, मतलब 10 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा एक बड़े से प्रोग्राम के अंदर, जिसमें शायद 200 300 400 लोग बैठे होंगे सामने, उनके सामने कंटिन्यूअस 3 घंटे का प्रोग्राम देता है। और एज अ टीचर, मतलब मुझे उसकी इस कला के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। तो ये कितना सही है मेरे लिए। तो ये जो
पीटीएम होती है वो उस बच्चे की जो व्यक्तिगत, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमको स्कूल में उनकी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि हमारा जो स्कूल का सिस्टम होता है उसमें शायद हर बार ऐसा मौका ना आए या ऐसी चीजें ना खुले। तो कुछ चीजें, कुछ गुण ऐसे होते हैं बच्चों के जो सिर्फ उनके अभिभावक जानते हैं और उनके थ्रू हमको पता चलता है। तो ये उनके व्यक्तिगत पहचान जो है उसका माध्यम है। उसके बाद बच्चों की क्षमताएं और कमजोरियां। अभी क्षमताएं तो काफी सारी हम स्कूल में पहचान सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों की कुछ कमजोरियां होती है जो हमको नहीं पता चलती, क्योंकि वो उनकी कमजोरियां है, बच्चे उसको छुपा लेते हैं। और उसको हमको जानना क्यों जरूरी है, आप मुझे बताएंगे? आपको बच्चों की कमजोरियां क्यों पता होनी चाहिए? एज अ टीचर आपको क्यों पता होना चाहिए कि आपके जो विद्यार्थी हैं उसमें क्या कमजोरी है? प्लीज चैट बॉक्स का उपयोग करिए। क्यों पता होना चाहिए, मैंने ये पूछा प्रगति जी। पता होना चाहिए, ये तो पता है। क्यों पता होना चाहिए? आप उसको कैसे उपयोग करेंगे? जब उनकी कमजोरियां आपको पता होगी तो आप उसका उपयोग कैसे करने वाले हैं? जी रीना जी। गैप फिल करने के लिए, जी अरुण जी बिल्कुल सही है। उसकी कमजोरी को दूर करना और जो बच्चे की सफलता के बीच में दूरी है उसको तय करने में उसको मदद करना। इसलिए हमको उसकी कमजोरियां पता होनी चाहिए। अभी मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, आप यदि पेरेंट टीचर मीटिंग कर रहे हैं तो पेरेंट आके उसकी कमजोरियां सीधे आपको बता देंगे? पेरेंट डिस्कस करते हैं आपसे कमजोरियां? मैंने बहुत बार देखा है। ज्यादा ध्यान दीजिए, उसके टैलेंट को निकलवाना है जी। एक्चुअली मैंने देखा है, स्पेशली मदर्स, जो फादर होते हैं वो शायद बता देंगे आपको कि ये बच्चा ऐसा है, अ, जानेंगे कि वो क्या कर सकते हैं जी। मदर जो होती है वो हमेशा अपने बच्चों की कमजोरियां छुपा जाती है। बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो मम्मी उल्टे हाथ से भी लिख देगी और बच्चे को बोलेगी किसी को बताना मत। ये होता है। दीप्ति जी हंस रही है, मतलब आपने भी ये फील किया है? जी हाँ, ये बहुत बार होता है, बहुत सारे बार ऐसा। फादर कभी नहीं करेंगे, वो उसको बोलेंगे नहीं तुमको करना है, लेकिन मदर उसको लगता है मेरा बच्चा थक गया है, परेशान है, तो वो उल्टे हाथ से लिख देगी और वो उसको मदद कर देगी, उसकी कमजोरियां नहीं बताएगी। लेकिन उसको, हमको एज ए टीचर हमको उसको निकलवाना है। तो ये थोड़ा सा आपको ट्रिक और टेक्निक यूज करनी होगी जब आप उनसे पर्सनली मिलते हैं, और इसीलिए हम दोनों अभिभावकों को बुलाते हैं ताकि हमको सही सही जानकारी मिले। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। अभी उपयोगिता। जब हम जनरल मीटिंग करते हैं, मैं सबसे पहले एक लिस्ट लेके शुरू करती हूँ और मैं शाला के जितने नियम हैं वो बताती हूँ। मैं उनको बताती हूँ कि उनको छुट्टियां नहीं लेना है, छुट्टी लेना है तो पहले एडवांस में परमिशन लेना है। क्योंकि ये जो बच्चों का गैप होता है, 1 दिन 2 दिन, एक्चुअली जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ना, वो ऐसा नहीं होता है कि बच्चा एग्जाम के टाइम पे पढ़ लिया उसको आ गया। ये हर रोज की प्रोसेस होती है। एवरी डे हम रोज एक एक कंसेप्ट देते हैं, उसको नेक्स्ट डे रिवाइज करवाते हैं, उसको हर दूसरे दिन कुछ अलग तरीके से बताते हैं। तो यदि किसी एक दिन जब हमने बेसिक कंसेप्ट दिया और उस दिन बच्चा एब्सेंट है तो वो उसको मिस कर जाएगा। तो जो बच्चों को एवरीडे स्कूल आना क्यों जरूरी है, ये पेरेंट्स को समझाना है। और जितना हो सके वो छुट्टियां ना ले। उसके बाद स्कूल में कौन सी बुक्स लाना है, टाइम टेबल कैसा है, उनको क्या क्या चीज फॉलो करना है। हाफ डेज मैं किसी भी सूरत में अलाउ नहीं करती हूँ जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। क्योंकि बच्चा एक मूड बना के स्कूल में आता है और आधे दिन के बाद यदि वो चला जाता है तो जो आधे दिन का उसका लॉस है वो बहुत बड़ा लॉस होता है। आई होप आप लोग भी मुझसे अग्री होंगे, क्योंकि बच्चा 2 सब्जेक्ट पढ़ लिए, 2 सब्जेक्ट छूट गए,
वो आधा स्कूल में रहता है और आधे दिन की जाने की छुट्टी के उसमें का सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं इसकी इजाजत नहीं देती हूँ, मुझे नहीं लगता है। अभी ये आप लोगों का अपना है, स्कूल के अपने नियम है। उसके अलावा स्कूल की पढ़ाई का तरीका क्या होगा, मतलब आप होमवर्क किस तरह से देते हैं, आप होमवर्क किस तरह से चाहते हैं। जैसे मैं स्कूल में नियम बना के रखती हूँ कि एक दिन में बच्चों को 2 या मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट, इससे ज्यादा होमवर्क नहीं मिलना चाहिए। हमारे यहाँ पे एक रूल है कि बोर्ड के राइट साइड में होमवर्क का हम बना देते हैं कॉलम। उस कॉलम के अंदर यदि 2 सब्जेक्ट के टीचर ने होमवर्क लिख दिया है, तो जब तीसरे सब्जेक्ट के टीचर आ रहे हैं और वो देख रहे हैं कि 2 सब्जेक्ट में कितना होमवर्क मिला है, वो जब देखते हैं कि 2 सब्जेक्ट में इतना होमवर्क मिल चुका है, तो उनको तीसरे सब्जेक्ट का होमवर्क देने से पहले सोचना है। क्योंकि टीचर अलग बदल जाते हैं, लेकिन बच्चों जो है वो एक ही है। बच्चा एक ही है और उसको पूरा होमवर्क करना है। तो इसलिए ये टीचर्स को आपको आपस में प्लानिंग करनी होगी। ठीक है? तो आज यदि इंग्लिश और मैथ्स का होमवर्क मिल गया है, तो यदि हिंदी टीचर या एसएस टीचर ने कुछ होमवर्क सोचा है, तो उसके नीचे होमवर्क लिख के उसका दिन बढ़ा सकते हैं कि ये आपको परसों करके लाना है, एक दिन बाद करके लाना है। तो ये चीजें जो मैं पेरेंट्स को पेरेंट टीचर मीटिंग में बता देती हूँ कि किस तरह से होमवर्क मिलेगा, उनको कब कंप्लीट करना है, उसकी जो डेट दी है उस डेट पे सबमिशन है, प्रोजेक्ट वर्क किस तरह से होंगे, कौन से प्रोजेक्ट किस तरह से बनेंगे, कब सबमिशन होगा। तो ये सारी चीजें और उसके अलावा आपके स्कूल के जो भी और दूसरे रूल्स हैं, उन सारे रूल्स को हमको पेरेंट्स को क्लियर कर देना है। ठीक है, इस मीटिंग में। उसके बाद सकारात्मक संबंधों को बनाना है। पेरेंट टीचर मीटिंग में जितना हिस्सा बोलने का हमारा होता है, उतना ही हमारा काम सुनने का होता है। वो फिर चाहे जनरल मीटिंग हो, चाहे पर्सनल मीटिंग हो। जनरल मीटिंग के अंदर भी हम पेरेंट्स को पूरा पूरा मौका देते हैं कि वो बोले। जनरल मीटिंग में क्या होता है, पेरेंट मोस्टली पेरेंट्स का सेम कुछ एक क्वेश्चन सेम होते हैं। तो जब एक पेरेंट पूछता है तो वो सारे पेरेंट को उसका आंसर मिल जाता है। इसलिए ऐसे पेरेंट्स को जरूर बोलने दिया जाए जो कॉमन चीजें हैं। तो वो एक हमारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाता है कि किसी एक पेरेंट ने पूछा है तो वो उसका आंसर सारे पेरेंट को एक साथ मिल जाता है। ठीक है। उसके अलावा उनको सुनना इसलिए जरूरी कि हम अपनी तरफ से जितने एफर्ट्स डाल रहे हैं, उसका इम्पैक्ट सामने क्या है, उसका असर कैसा है, वो हमको पेरेंट्स के मुंह से जब सुनेंगे तब सुनने को मिलेगा। तो पेरेंट्स को सुनना भी उतना ही जरूरी है। और जब दोनों तरफ से बातचीत होगी तब जो संबंध है वो सकारात्मक बनते हैं। ये एक मुक्त वार्तालाप का माध्यम है। हम फ्रीली एज ए टीचर हम जो भी चीज पेरेंट को कहना चाहते हैं कह सकते हैं। मैं एक उदाहरण दूंगी। ये तब की बात है जब मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हुआ करती थी। हमारे यहाँ पे जो प्रिंसिपल सर है, जब भी मेरे डिपार्टमेंट के किसी टीचर की अपॉइंटमेंट करते थे तो मुझे इंटरव्यू में बिठाते थे। हमने एक टीचर अपॉइंट किए। अभी पहली जो टीचर थी वो किसी पर्सनल रीजन से उनको छोड़ना पड़ा, बीच में से मजबूरी थी। दूसरे टीचर को हमने लिया। अभी हर एक टीचर एक जैसा नहीं होता है। और एक ये चीज होती है कि हमने उस वक्त फ्रेशर को लिया था, क्योंकि हम जब मैं ये सोचती हूँ कि हम यदि फ्रेशर लोगों को थोड़ा सा मौका देंगे तभी वो एक्सपीरियंस्ड होंगे। सभी एक्सपीरियंस यदि चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो हर बार मतलब सिर्फ एक्सपीरियंस टीचर मिले ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो टीचर फ्रेशर थी, नए थे टीचर, बच्चों के साथ सेट होने में थोड़ा सा समय लग जाता है। जो बच्चों की एक रिदम होती है वो नए टीचर के आने से बदल जाती है। तो कहीं पे अभिभावकों में ये था कि उनको नया टीचर से एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। कुछ एक बच्चे एडजस्ट नहीं हो रहे, किसी ने कंप्लेन कर दिया तो सारे पेरेंट मिलके, तो पेरेंट टीचर मीटिंग में पेरेंट्स ने बोलना, एक पेरेंट ने बोलना शुरू किया, आपने इस टीचर को लिया है, उस टीचर ने ऐसे पढ़ाया, उस टीचर को ये नहीं आया। पहले टीचर ये करते, वो कंपैरिजन करने लगे। मैंने अपने प्रिंसिपल से कहा कि मुझे इसको हैंडल करने दीजिए। उन्होंने मुझे मौका दिया। मैंने पेरेंट्स से एक क्वेश्चन पूछा। मैंने उनसे पूछा कि जब आप किसी ट्रेन में सफर करते हैं, बस में सफर करते हैं, तो आप कौन कौन सी चीजें कंफर्म करते हैं? आपकी सीट कंफर्म हो गई कि नहीं? आप सीट कहाँ है? यदि रेलवे में जा रहे हैं तो आप
या प्लेन में जा रहे तो कौन सा क्लास ले रहे, रेलवे में आप अपर चाहिए, मिडल चाहिए, बाकी सारी चीजें आप कौन से डेस्टिनेशन से कहाँ तक, वो सब कंफर्म करते हैं। मैंने कहा आपने कभी उससे उनसे पूछा कि इस बस का या इस ट्रेन का या इस प्लेन का ड्राइव करने वाला है वो कौन है, वो कैसा है, कितना पढ़ा लिखा है, उसके पास कोई डिग्री है या नहीं? एक भी पेरेंट ने मुझे जवाब नहीं दिया, कोई कुछ नहीं बोला। मैंने कहा आप रेलवे पे या बस कमेटी पे या जो आपका जो एयर कंपनी जो भी है, आप उस पर भरोसा करते हैं। मैंने कहा वो आप अपनी जान जोखिम में डाल के जा रहे हैं, फिर भी आप उन पर भरोसा करते हैं। आपने नहीं पूछा कि उस ड्राइवर के पास लाइसेंस है कि नहीं है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, नया है नहीं है। आप उस ट्रेन में बैठते हैं, आप उस बस में बैठते हैं और आप पहुंचते हैं। ये होता है, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है कम नसीबी से, लेकिन ऐसा कभी कभार होता है, बाकी हर बार आप पहुंचते हैं। आप अभी मेरे सामने सारे लोग बैठे हुए हैं, मतलब आप सब लोग जितनी भी बार आपने सफर किया है, आपका सफर सफल रहा है। पेरेंट्स बोलते हैं हाँ। मैंने कहा आप इसी तरह से सोचिए कि जब कोई स्कूल, कोई प्रिंसिपल यदि किसी को अपॉइंट करता है, उनको भी पता है कि वो उन बच्चों का भविष्य उनके हाथ में सौंप रहा है। तो यदि उन्होंने कुछ उनको रखा है तो उनकी कोई खूबी देखी होगी, कुछ उनको लगा होगा, तभी उन्होंने ये जिम्मेदारी उनको दी है। तो यदि आपने स्कूल पर भरोसा किया है तो आपको फिर ये पूछने के लिए कोई अवकाश नहीं है कि इस टीचर का क्या है या कैसा है। स्कूल के जो नियम है उसके हिसाब से टीचर काम कर रही है और उसको करेगी। आप विश्वास मानेंगे, सभी अभिभावकों ने मुझसे सहमत किया, सारे मेरी बात को माने और उसके बाद कभी भी किसी ने भी कोई सवाल नहीं किया इस बारे में। तो ये एक तरीका होता है हमको अभिभावकों से कैसे बात करना, उनको विश्वास दिलाना और उस माहौल को कैसे करना। तो मुक्त वार्तालाप तभी होता है जब हम मतलब उन्होंने बोला और मैं उनको समझा पाई। मेरे प्रिंसिपल सर मुझे बाद में उनके ऑफिस से ले जाकर बोलते कि आपने इतने अच्छे से संभाला, शायद मैं भी इस तरह से उनको कन्विंस नहीं कर पाता इस बात के लिए। तो ये हमारे मुक्त वार्तालाप का एक माध्यम हो सकता है। उसके बाद उपयोगिता ये बच्चों को सिखाने के तरीकों की जानकारी अभिभावक को देना। अभी आई थिंक मैथ्स टीचर जो होंगे, आई होप आप लोगों को ये परेशानी सबसे ज्यादा आती होगी। मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड को यदि मुझे मैथ्स पढ़ाना है, मुझे उनको एडिशन सिखाना है, तो मैं उनको मेंटल मैथ सिखाती हूँ या मैं उनको फिंगर यूज करना सिखाती हूँ। मैं सबसे पहले उनको मैं पूरा हाथ बड़ा सा ड्रॉ करती हूँ और यहाँ पे 1 2 3 4 5 मैं लिखती हूँ। मैं स्केच पेन लेके हर एक बच्चे की उंगली पे लिखती हूँ। मैं एडिशन ऐसे ही स्टार्ट नहीं करती। यदि सीनियर केजी में मैंने किया है तो मैंने इसी तरह से किया है, बच्चा घर जाए तब उसकी उंगली पे सारे नंबर्स लिखे होना चाहिए। और ये 2 बार करती हूँ, एक बार नहीं 2 बार, ताकि वो चीज बच्चे के दिमाग में अच्छे से छप जाए कि उसको फिंगर काउंट कैसे करना है और यदि मेंटल मैथ्स करना है तो उसको कैसे करना है। ठीक है, ये मेरा तरीका है। तो मैं ये तरीका पहले पेरेंट्स को सिखाती हूँ, क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको लाइन बनवाते हैं और उसके ऊपर फिर डॉट डॉट करके 1 2 3 4 उसको काउंट करो। एंड दैट इज मेरे हिसाब से वो तरीका बिल्कुल गलत है। आप क्या कौन सा तरीका अपनाते हैं? यदि आप में कोई मैथ्स टीचर है, मुझे प्लीज बताइए आपका तरीका क्या है बच्चों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाने का। आप उनको सर्कल बनवाते हैं, लाइंस बनवाते हैं, फिंगर पे करवाते हैं, मेंटली करवाते हैं? आप कैसे करते हैं? मैम मैं टीचर तो नहीं हूँ मैथ की, पर अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ तो फिंगर और लाइन खींच के पढ़ाती हूँ उसको। ओके जी, फिंगर पे काउंट। ये इसलिए होता है, फिंगर पे काउंट करना बच्चों को सिखाना जरूरी है क्योंकि हम जब बच्चे उसको यूज करेंगे तब हर जगह लाइंस बनाना पॉसिबल नहीं है उनके लिए। क्योंकि जब आप उसको कुछ चीज लेने भेजते हैं, यदि वो बच्चा चॉकलेट लेने भी गया है तो वो फिंगर पे काउंट इजीली कर लेगा। पैसे आपने उसको 10 रुपए दिए हैं और वो यदि 6 रुपए की चॉकलेट लेके आया तो उसको 4 रुपए वापस लेना है। ये चीज आपको उसको फिंगर पे ही सिखानी पड़ेगी।
आप उसको लाइन या डॉट या सर्कल का तरीका, ये बहुत पुराना तरीका है और अब मेरे हिसाब से तो ये तरीका हमको छोड़ देना चाहिए। स्टोन काउंटिंग, यस दैट इज एक्टिविटी, दीप्ति जी बहुत सही है, एक्टिविटी बेस्ड आप सिखा रहे हैं, दैट इज वेरी फाइन। लेकिन सिर्फ मेंटल कैलकुलेशन जो बच्चों को सिखाना है, यदि आप उनको एडिशन के टाइम पे सपोज 5+3 एडिशन सिखाना है, मैं उनको सिखाती हूँ 5 in mind, 3 in finger. After 5, 6, 7 and 8. Your answer is there, 8. So this is the way. इसी तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो ये तरीका जो 5+3 माइंड एंड फिंगर, मुझे ये पहले पेरेंट को बताना पड़ता है, क्योंकि यदि मैं उनको इस तरह से मेंटल मैथ सिखा रही हूँ और पेरेंट उसको यदि घर पे लाइन करवा रहे हैं तो बच्चा कंफ्यूज होगा। जो मैंने सिखाया है वो बच्चा घर जाके बता नहीं पाएगा प्रॉपरली, तो उसके पेरेंट उसको अलग तरीके से सिखाएंगे तो बच्चा कंफ्यूज, तो मेरा जो एम है वो पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए पेरेंट्स को पहले हमको सिखाना पड़ेगा। और एक और है, हम जो अभी के टीचर हैं, हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, हम इस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे पेरेंट अनपढ़ हैं या हिंदी मीडियम से पढ़े हैं। यदि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, मतलब पेरेंट्स का जो लिटरेसी लेवल है और जो बच्चा पढ़ रहा है उस दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत बड़ा गैप है। जो पेरेंट्स ने जिस तरीके से पढ़ा है, जिस मीडियम में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, और बच्चा जो अभी पढ़ रहा है, जिस मीडियम में पढ़ रहा है और जिस लेवल पे पढ़ रहा है, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको जो कम करने का काम करना है वो हम टीचर्स को करना है। एम आई राइट? आप सहमत हैं मुझसे? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए जो मैं बोल रही हूँ, क्या आप सहमत हैं? बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, नहीं पढ़े लिखे और बच्चे को पढ़ा रहे हैं। जी लक्ष्मी जी, भारती जी, रीना जी, जी आप सहमत हैं। मानसी जी, जया जी, जी जी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक पूरी पीढ़ी को बदल रहे हैं। एक जो पीढ़ी थी पहले, या अनपढ़ थी या हिंदी मीडियम से पढ़ी या जिसने अपना प्राइमरी एजुकेशन भी खत्म नहीं किया है, आप जब पेरेंट्स से फॉर्म भरवाते हैं तब उनका एजुकेशन यदि लिखवाते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपकी आधी क्लास के पेरेंट ऐसे हैं जिन्होंने शायद अपना हाई स्कूल नहीं पूरा किया है। बहुत कम होंगे जो ग्रेजुएशन तक पहुंचे होंगे या कोई बड़ी डिग्री में होंगे, काफी सारे ऐसे होंगे जो शायद प्राइमरी लेवल तक पढ़े हैं, या कुछ ऐसे होंगे फादर पढ़े हैं, मदर नहीं पढ़ी है, या 2 क्लास या 3 क्लास पढ़े हैं। तो हमारा जो यहाँ पर जो हमारी भूमिका है, हमारा दायित्व है एज अ टीचर, वो बढ़ जाता है। इसलिए हमको बच्चों के साथ पेरेंट्स को ये समझाना है कि हमारा जो तरीका है आप उसको पढ़ाइए। इसमें क्या होगा, यदि पेरेंट थोड़े पढ़े लिखे हैं तो वो अपने तरीके से पढ़ाएंगे, या नहीं पढ़े लिखे तो बच्चे को ट्यूशन देते हैं। तो यदि आप पेरेंट्स को समझाते हैं कि हमारा तरीका ये है, तो वो ट्यूशन टीचर को बता सकते हैं कि इनके स्कूल में जिस तरीके से पढ़ाया जाता है आप उस तरीके से पढ़ाएं। तो ये हमारा एक एम होता है कि हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं वही बच्चा घर पे सीखे या ट्यूशन में सीखे। तो ये हम पेरेंट टीचर मीटिंग के थ्रू ही कर सकते हैं, और ये सारी चीजें हमको जनरल मीटिंग में बतानी होती है। मेरे यहाँ पे मैं जनरल मीटिंग में टीचर्स को टाइम देती हूँ, हर एक सब्जेक्ट टीचर खड़े होते हैं और उनको किस तरीके से चाहिए, मैथ्स टीचर बताएगी कि वो क्या करती है, किस तरह से पढ़ाती है, पेरेंट को क्या करना है, कि वर्कबुक कब करना है, नोटबुक कब कंप्लीट करना है, किस तरह से लिखना है, उसमें बच्चों को कब लिखना है। इंग्लिश टीचर अपने तरीके से बताते हैं कि उनको प्रोनाउंसिएशन, जैसे हम स्पेलिंग सिखाते हैं बच्चों को, तो या तो हम फोनिक से सिखाते हैं, साउंड से सिखाते हैं आप लोग, या फिर जो लेटर्स हैं उनके उनको पढ़ के, जैसे BAT है तो ब एट बैट, ये फोनिक से हुआ, और BAT ये स्पेलिंग के थ्रू हुआ। तो आप कौन से तरीके से बच्चों को याद करवा रहे हैं, और उसी तरीके से पेरेंट्स बच्चों को करवाए। ये चीज एक पेरेंट्स के साथ कंफर्म करना है, फोनिक से करना है या स्पेलिंग से करना है, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यदि आप स्कूल में फोनिक कर रहे हैं और घर पे स्पेलिंग चल रहा है तो बच्चा उसका स्पेलिंग कभी नहीं सीखेगा, वो हमेशा गलत स्पेलिंग लिखेगा। तो ये एक हमारा जो एम होता है उसको पूरा करने के लिए हमको ये पेरेंट्स को बताना है। एम आई क्लियर? मेरी बात से आप सहमत हैं? प्लीज
यूज करिए। जी जी, लक्ष्मी जी, अनामिका जी, जी। नीरज जी प्लीज स्लाइड चेंज करेंगे। जी, रिया जी, प्रियांशी जी, दीप्ति जी। जी, अनुराधा जी। अभी अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा का वास्तविक स्वरूप दिखाना। एक्चुअली ये काम हमारे लिए कोरोना ने काफी हद तक कर दिया है। मैं हर एक पेरेंट से, जितने पेरेंट्स से अभी कोरोना के बाद मिली हूँ, यदि बच्चे का डाउन हुआ है, बोलते हैं कोरोना था, ऑनलाइन बच्चे था, बच्चा पढ़ा नहीं है। मैं उनसे एक ही बात पूछती हूँ, अभी आपको स्कूल और टीचर की अहमियत समझ में आ रही है? और मुझे हर बार जवाब हाँ में मिलता है। आप सब भी मेरे साथ अग्री होंगे, सही है? यस। क्योंकि स्कूल का जो महत्व है वो शायद पहले इतना समझ में नहीं आया था, जो इस लॉकडाउन के वक्त पेरेंट्स को समझ में आया है कि जब बच्चा स्कूल में नहीं जाता है, शिक्षक से नहीं मिलता है, तो वो कितनी परेशानियों का सामना करते हैं। और उनको लगता है कि एज ए पेरेंट वो बच्चे को समझा सकते हैं, लेकिन वो कहाँ पे है, कितना उनको प्रॉब्लम होता है कंसेप्ट उनको बताने में, क्लियर करवाने में, या कोई चीज उनसे करवाने में। तो ये जो हमारी अहमियत थी स्कूल की और शिक्षक की, वो पेरेंट तक पहुंचाने का काम कोरोना ने हमारे लिए कर दिया है। तो हमारा ये काम है कि बच्चे क्लास में किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, उसका जो वास्तविक स्वरूप, मतलब यदि हमको ऐसा लगता है, हमने क्लास में सपोज कोई काम किया, उसको बच्चे ने कॉपी कर लिया, उसने कॉपी घर ले जाके दिखा दी, पेरेंट्स को उसको देखकर खुश हो गए, हाँ मेरे बच्चे को आता है। लेकिन उस बच्चे का काम पूरा आपने स्कूल में किस तरह से करवाया, ये सिर्फ आप जानते हैं। एम आई राइट? प्लीज चैट बॉक्स का उपयोग करिए। आप उसको क्लास में किस तरह से पढ़ा रहे हैं, यदि उसका क्लास वर्क कंप्लीट है तो वो किस तरह से हुआ है, इसकी जानकारी सिर्फ आपको है। यस। आपने उसको किसी बच्चे के साथ बिठा के लिखवाया, आपने उसको किसी एक्स्ट्रा पीरियड में बिठा के लिखवाया, या आपने मतलब उसके साथ हाथ पकड़ के उसको अपने सामने खड़ा करके कंप्लीट करवाया, ये आप जानते हैं आपने उसको कैसे पूरा करवाया। वो बच्चा घर जाके नहीं बताएगा, डेफिनेटली नहीं बताएगा, क्योंकि उसको डांट पड़ने वाली है। सॉरी। लेकिन एज ए टीचर, जी, दूसरे बच्चों को देखकर करवाते हैं हम, उसको एक्स्ट्रा उसका ड्राइंग पीरियड या उसका पीई पीरियड उसको मिस करवा के अपने सामने, या उसको रिसेस में, यदि 20 मिनट की रिसेस है, उसको 5 मिनट में टिफिन फिनिश करवा के, मेरे यहाँ पे टीचर है जो इस तरह से करते हैं, रिसेस में उसको बोलते हैं अपना टिफिन लेके मेरे पास स्टाफ रूम के सामने आ जाना, टिफिन खत्म करके चेक करते हैं, टिफिन खत्म हुआ ना, अभी बैठ के लिखो। तो वो 20 मिनट के उसमें 5 मिनट में टिफिन खत्म करवा के 15 मिनट में उससे लिखवाना। तो ये हम जो शिक्षक अपना जितना भी देते हैं 100%, वो पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा इस मीटिंग के टाइम? अभी इसके लिए आप टीचर्स को करना क्या है, आपको एक डायरी रखना है। हर डायरी में 2-2 पेज बच्चों के नाम के लिए छोड़ देना है। एक बच्चे का नाम लिखा, रोल नंबर 1, जो भी नाम है वो लिखा, और उसके 2 पेज आप उसके छोड़ दीजिए। जिस दिन आपको ऐसा महसूस होता है कि इस बच्चे ने आज ये नहीं लिखा, आगे डेट डालिए और उसके सामने उसको लिख दीजिए कि क्लास वर्क इनकम्प्लीट, डन इन एक्टिविटी पीरियड और व्हाटएवर जो भी है, उसका एक लाइन में उसकी नोट डाल दीजिए। होमवर्क आज नहीं आया, मेंशन कर दीजिए होमवर्क नॉट डन, सो एंड सो डेट। जब आप पेरेंट टीचर मीटिंग करने बैठते हैं, तब आप उन चीजों को अपने सामने लेकर बैठिए और उन पेरेंट को बताइए, इस तारीख को इस सब्जेक्ट का होमवर्क नहीं हुआ था, या इसका क्लास वर्क खत्म नहीं हुआ था, इसका क्लास वर्क इस तरह से खत्म करवाया गया। तो ये जो जानकारी है स्कूल की, लिखने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपकी क्लास में 30-35 बच्चे होते हैं, और आप हर रोज पढ़ाते हैं, हर रोज 6 से 7 पीरियड लेते हैं। तो इतनी सारी चीजें याद रखना आपके लिए भी मुश्किल है, लेकिन ये चीजें पेरेंट तक पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। अग्री? ये चीज पेरेंट तक पहुंचनी चाहिए, मानते हैं आप लोग? यू कैन थम्स अप, मैं आप सबको देख रही हूँ। जी। तो ये चीजें पहुंचाने के लिए हमारा जो माध्यम है, ये पेरेंट टीचर मीटिंग है, ये हमको करना है।
ठीक है, तो एक्चुअली बच्चा हकीकत में क्या कर रहा है, कितना कर रहा है। अभी यहाँ पे ये होता है कि सिर्फ गलतियां नहीं दिखानी हमको, हमको उसके साथ में उसकी अच्छाइयां भी बतानी है। यदि उसने कुछ बहुत अच्छा किया, सपोज मेरे क्लास में कोई बच्चा है उसने बहुत अच्छा किया है, तो मैं उसको जरूर बताती हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। मैं जब प्री प्राइमरी की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, ऐसे हर रोज मैं क्लास में जब रूटीन उस पे जाती थी, तो मैंने देखा नर्सरी के अंदर क्लास चल रहा था, टीचर उनको अल्फाबेट लिखना सिखा रही थी। दो बच्चे थे जो टीचर का बोर्ड वर्क खत्म होने से पहले के साथ साथ उनका काम खत्म हो गया, खत्म करके बैठ गए। मैं सबकी नोटबुक चेक करती, मुझे पता है नर्सरी में बच्चों को लिखने में बहुत देर लगती, बहुत टाइम लगता है, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन था कंटिन्यूअस मैथ्स में, इंग्लिश में, सब में बच्चे फटाफट कर रहे थे। मैंने उनकी टीचर से बात की, उनके बच्चों का देखा, टीचर भी बताती कि हाँ ये दोनों बच्चे बहुत स्मार्ट है, बहुत वो जूनियर केजी में थे, सॉरी, बहुत स्मार्ट है, सारा काम टाइम पे खत्म कर लेते, टाइम से पहले खत्म कर लेते, उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, उनको सब याद है। तो जूनियर केजी का जो कोर्स था उसका सिलेबस में लेके बैठी, मैंने उन दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया, कुछ कुछ चीजें बीच में बुक्स खोल के करके मैंने उनका छोटा सा टेस्ट लिया। आई वाज सरप्राइज टू सी, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये जूनियर केजी बच्चे जो अभी आए हैं और ऑलमोस्ट जूनियर केजी का जितना पूरा कोर्स है उनको करना आ रहा है। उसके बाद मैंने टीचर का रजिस्टर लिया, उनकी डेट ऑफ बर्थ चेक की। मुझे लगा कि अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ यदि मैं उनको सीनियर केजी में भी रखती हूँ तो वो मतलब फर्स्ट में जाने के लिए 5 कंप्लीट कर लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैंने उनके पेरेंट्स से बातचीत की, पेरेंट्स से पूछा तो बताते हैं कि हम बच्चों को घर पे करवाते रहते हैं, बच्चा स्कूल में जब नर्सरी उससे पहले हम घर पे उसको, क्योंकि बड़े भाई बहन थे तो उनको लिखना आता था, पेरेंट्स भी पढ़े लिखे थे, तो बच्चा कर सकता है। उसके बाद मैंने अपने प्रिंसिपल से अप्रोच की, मैंने उनको बताया, सारे मैं सब कुछ चीजें लेकर गई थी, उनकी नोटबुक, उनका सिलेबस, मैंने जो उनके ओरल एग्जाम लिए थे उनके नंबर्स, उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनके पेरेंट्स से जो डिस्कशन हुआ था वो। प्रिंसिपल सर ने देखा, उन्होंने किया, उन्होंने बर्थ डेट वगैरह, मैं जो लेके गई थी मेरे पास सारा कुछ कंप्लीट करके गई थी। उसके बाद मैंने प्रस्ताव रखा कि मुझे लगता है कि ये दो बच्चे जूनियर केजी में ना हो के सीनियर केजी में होने चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एज वो है, आ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज वो आ सकते हैं। उनके पेरेंट्स से बातचीत की, पेरेंट्स का भी अप्रोच है कि यदि जूनियर केजी का, सीनियर केजी का एक आध महीने का उनका यदि कुछ कोर्स बाकी है तो वो बच्चे कैपेबल है करने के लिए। उसके बाद प्रिंसिपल अग्री हो गए, पेरेंट्स से मैंने एप्लीकेशन लिखवाया और उन दोनों बच्चों को एक ही महीने बाद जूनियर से सीनियर केजी में रखवाया। शायद 3-4 महीने पहले की बात है, मुझे रास्ते में उस लड़की, जो एक लड़का और एक लड़की थे उसमें, तो वो जो रुतवी लड़की थी उसकी मम्मी मिली, मुझसे हाथ जोड़कर बोलती है, बोले मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं, बोले आपकी दया से, बोले इसी महीने मेरी बेटी कनाडा गई वो आगे की पढ़ाई के लिए, बोले आपने उसका जो 1 साल बचाया था उसको आगे लिया था, बोले हम एज ए पेरेंट भी, हमारे दिमाग में ये बात नहीं आई कि हमारा बच्चा कैपेबल है या ये कर सकता है, उसकी एज है, हमने नहीं सोचा, लेकिन क्योंकि आपने एज ए टीचर ये मतलब लिया था, जिम्मेदारी ली और आपने उनको आगे रखा, आपने भरोसा किया बच्चों पे, तो आज हमारे बच्चे इतने आगे बढ़ पाए, वो कनाडा तक चली गई, वो अपनी आगे पढ़ाई कर रही है। मुझे सुनकर इतना आनंद हुआ, आप सोच सकते हैं मैं कितनी खुश हुई थी उस दिन। तो एज ए टीचर हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों की जो क्लास के अंदर परफॉर्मेंस है, क्योंकि क्लास का परफॉर्मेंस जरूरी नहीं कि हर बार हम उनकी गलतियां ही पेरेंट को बताएं, हम उनके यदि कोई अच्छी बात है, उनकी जो क्षमताएं हैं, हमको जो लगता है, हम यदि उसको भी आगे लाके उजागर करें तो हम बच्चों का भविष्य बदल सकते हैं। तो मैंने ये किया है, वो बच्चे आज तक करते हैं। इवन इसके अलावा मैंने कुछ बच्चों को रोका भी, ऐसा नहीं कि मैंने प्रमोशन ही करवाया। एक पेरेंट थे, राजस्थानी थे, वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, वो मुझे आके सीधे बोलते थे, बहन जी मैं अंगूठा छाप हूँ, बच्चा आपके हवाले है, आप जो चाहे, लेकिन मुझे उसको पढ़ाना अंग्रेजी मीडियम में है। घर में कोई माहौल नहीं था, 4 बच्चे थे, वो 4 बच्चों में सबसे बड़ा था, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था बच्चा, और उससे छोटे बच्चे, आप सोच सकते हैं माता जी के पास बिल्कुल फुर्सत नहीं कि उसको पढ़ा सके।
लेकिन पिताजी क्योंकि वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे, अच्छा कमा रहे थे, बोले आपको जितना पैसा चाहिए आप बोलिए, उसके ट्यूशन पे उसको जो किताबें चाहिए मैं खर्च करूंगा, लेकिन मेरा बच्चा पढ़ना चाहिए अच्छे से। मैंने देखा बच्चा, क्योंकि घर में माहौल नहीं है, ट्यूशन कहीं करता है, वो कैसे पढ़ाते हैं वो इतना अच्छा नहीं था। फर्स्ट स्टैंडर्ड का रिजल्ट आया, वो बच्चा फेल हो रहा था। पेरेंट मेरे सामने आए, मुझे पूछते हैं कि बताइए अभी इसका क्या करना है। मैंने पेरेंट से कहा आप यदि मुझ पे भरोसा करते हैं तो ही पूछेगा, और मैं जो बोल रही हूँ वो आपको करना है तो ही आप करिएगा, वरना मत पूछिए। वो बोलते हैं मैं आप पे पूरा भरोसा करता हूँ, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा, यदि मैं ना करूँ तो मैं एलसी ले लूंगा। मैंने कहा मैं चाहती हूँ कि ये बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड फिर से रिपीट करे, क्योंकि मैं उस बच्चे को जानती थी, उस बच्चे का ग्रास्पिंग पावर अच्छा था। उसको प्रॉब्लम कहाँ हो रही थी, वो बच्चा इंग्लिश जो था उसको मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। उसने समझ लिया, क्लास में टीचर ने समझाया, इंग्लिश में है लेसन, टीचर ने उसको हिंदी में एक्सप्लेन किया, बच्चा उसको हिंदी में समझ तो लेता है, लेकिन जब उसका आंसर इंग्लिश में लिखने की बारी आती है तब वो उसको प्रॉपरली लिख नहीं पा रहा था। मैंने उसकी सारी आंसर शीट चेक की थी, तो बच्चा उसके आसपास जरूर है, उसको आंसर पता है कि इसमें ये चीजें आएगी। वो मैथ्स में अव्वल आ गया, मैथ्स में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इंग्लिश ईएनवी वहां वो स्ट्रगल कर रहा था, वो लिख नहीं पा रहा था आंसर्स प्रॉपरली। मैंने जब उससे ओरल ही पूछा, ओरल में उसके मार्क्स पूरे थे, क्योंकि वो आंसर दे पा रहा था, टीचर को अपनी बात समझा पा रहा था, उसको कंसेप्ट क्लियर था, इसलिए टीचर ने उसको मार्क्स दे दिए। पोयम का रट्टा मारना था, उसने सुन के समझ ली, बोल ली, ओरल में उसको मार्क्स मिल गए, लेकिन रिटर्न में वो मार खा रहा था। प्रॉब्लम सिर्फ उसकी अंग्रेजी भाषा की थी, उसकी समझदारी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पेरेंट ने मुझे कहा मैं मंजूर है, आप मुझे बोलते हैं तो मैं उसको रिपीट करवाऊंगा। उन्होंने उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड रिपीट करवाया। फर्स्ट से लेकर मैं 6 तक उस बच्चे के कांटेक्ट में थी। हर साल वो बच्चा क्लास में फर्स्ट आता था, सिर्फ 1 साल रिपीट करने, क्योंकि उसका प्रॉब्लम कहाँ था वो पता चला, मैंने पेरेंट्स को समझाया था, और उसके बाद उन्होंने उसका ट्यूशन उस तरह से लगवाया, उसके ट्यूशन पे इस तरह से टीचर को बोला ध्यान दीजिए, और उस बच्चे का वो किया। तो हम एज अ टीचर, ये हमारा एक बहुत बड़ा रोल होता है उस बच्चे को पहचानने में और उसके पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके उसको उसके गोल तक पहुंचाने में। तो ये हमको करना है एज अ टीचर, और ये हम पेरेंट टीचर मीटिंग में ही ये चीज हम कंप्लीट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ बोलती जा रही हूँ, आप लोग शायद सिर्फ सुन रहे हैं। मतलब मेरी बात आप तक पहुंच रही है और आपको ये ठीक लग रहा है कि नहीं? प्लीज आप कुछ जवाब दीजिए। प्लीज चैट बॉक्स का उपयोग करिए या माइक ऑन करके बताइए। जी रूबी जी, प्लीज माइक ऑन करके बताइए। कन्वीनियंट है, ठीक है, अच्छा लग रहा है, ओके। मुझे ऐसा फील होता है, मतलब सिर्फ सन्नाटा है, मैं अकेली बोलती जा रही हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये वैसा ही जैसे क्लास में कभी कभी वन वे हो जाता है बच्चों के साथ, तो ऐसा ना हो जाए। धन्यवाद। संपूर्ण व्यक्तित्व विकास में सहायक है। जब हम ये सारी चीजें करते हैं, जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया कि मैंने उस बच्चे को 2 को आगे भेजा या 1 को रिपीट करवाया, तो हमको जब उसके बारे में सारी चीजें पता लगती है तो हम उसका संपूर्ण व्यक्तित्व। दूसरा, पेरेंट टीचर मीटिंग में ऐसी बहुत सारी बातें होती है बच्चों के बारे में जो हम नहीं जानते। बच्चा फिजिकली एक्टिव है या फिजिकली डिफेक्टिव है, यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमको पेरेंट टीचर मीटिंग में पता चलती है, और हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते, बच्चों को ओवरकम करने में हेल्प कर सकते, उससे कैसे निजात पाए बच्चा। तो ये चीजें जब छोटी छोटी परेशानियां होती है, उससे जब बच्चा बाहर निकलता है तभी उसका कंप्लीट डेवलपमेंट होगा। तो ये जो बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं वो पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना, जो हमको पता लगता है वो बच्चों को बताना। अभी एक बहुत छोटी सी चीज है, जब बच्चा स्कूल में आता है और यदि उसके पास एक पेंसिल है, शार्पनर वो गलती से भूल गया और वो पेंसिल की नोक टूट गई, वो बच्चे के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके पास में बैठा है बच्चा, यदि वो उसको शार्पनर नहीं दे रहा है, टीचर अपने पढ़ाने में बिजी है, टीचर का यदि ध्यान नहीं गया कि बच्चा लिखने जाए,
टीचर जब राउंड पे आए और तब आखिरी में पता चले कि पीरियड ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, 5 मिनट बाकी और पूरा बोर्ड भरा है और बच्चे का लिखना बाकी है। तो ये जो इस तरह की छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो उनके डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो वहां पे ये चीजें हमको पेरेंट्स को बताना कि 4 पेंसिल शार्प की हुई चाहिए, एक शार्पनर, इरेजर रोज बच्चे के बैग में। पेरेंट्स की ड्यूटी की रात को कंपोस्ट चेक करके रखे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो उनके, यदि बच्चे के पास एक पेंसिल टूटी है तो वो क्लास में उसका डिस्ट्रैक्शन कितना होगा, और यदि वहीं पे उसके पास 2 पेंसिल वो किसी दूसरे बच्चे को दे के अपना काम करने लगता है तो उसको एक सेटिस्फेक्शन होता है कि मैंने किसी की हेल्प की और प्लस मैंने अपना काम किया। तो ये जो डिफरेंसेस है उसको बताना पेरेंट्स को, ये हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद अभिभावकों के विचारों को जानना और अपनाना। मुझे बताइए आप लोगों ने ऐसे कौन से मतलब किस पेरेंट्स के कुछ जो व्यूज थे या कुछ उनके सजेशंस थे उसको अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट किया है? आपने कोई ऐसे सजेशंस जो पेरेंट के आपको मिले और आपने यदि उनको इम्प्लीमेंट किया है तो प्लीज मुझे बताइए। क्या बोल सकते हैं? जी। अ, पहली तो बात है कि बहुत सारे लोग बोलते नहीं हैं, मन के अंदर अपने विचारों को समाहित करके रखे हैं, बाहर निकालने से पता नहीं क्यों डरते हैं। और मैं एक ऐसा हूँ कि जो हमेशा इस बात में रहता हूँ कि कोई बोल ले तो मैं बोलूँ, जब कोई नहीं बोलता है तो मुझे मजबूरी में बोलना पड़ता है कि कहीं आपको ये ना लगे कि कोई बोल नहीं रहा है। चलिए जी मैं सर। अपनी बात पे आ जाता हूँ। जी। कई बार पेरेंट्स मीटिंग बहुत हेल्दी होती है और मेरे 11 साल के अनुभव में मैंने अपने एरिया में पहली बार पेरेंट्स मीटिंग कंडक्ट की थी, जो एक नया स्वरूप था। उसके पहले लोगों की सोच होती थी कि पेरेंट्स मीटिंग होती क्या है मुझे नहीं मालूम, और धीमे-धीमे 2 पेरेंट्स, 5 पेरेंट्स, 10 पेरेंट्स, आज लगभग 25% पेरेंट्स तक पेरेंट्स मीटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। और हम समय-समय पर इसका प्रारूप भी बदलता रहता है। बट अगर हम बात करें उनके सजेशंस की तो कई बार बहुत वैल्यूएबल सजेशन आते हैं। टीचिंग को लेके भी आते हैं और मैथोडोलॉजी को लेके भी आते हैं। छोटे बच्चों को मैनेज करने को लेके भी आते हैं। एक बहुत एग्ज़ाम्पल है, एक पेरेंट्स हमारे यहाँ आए तो बोले आपके यहाँ इंग्लिश पढ़ाने का पैटर्न बहुत गलत है। मैंने कहा सर कैसे गलत है? तो उनका कहना था कि आप लोग मीनिंग लिखाते हैं तो मीनिंग का स्पेलिंग लिखवाते हैं, उच्चारण लिखवाते हैं और अर्थ लिखाते हैं। ये ट्रेडिशनल फॉर्म है। बोले हाँ जी। मैं सेंट्रल स्कूल में पढ़ा हूँ, वहाँ पे मीनिंग का उच्चारण नहीं लिखाते हैं, केवल मीनिंग का स्पेलिंग और उसका अर्थ लिखाते हैं। मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया तो कुछ पेरेंट्स इसके अगेंस्ट में आ गए कुछ टाइम बाद कि आप एक कौन सा नया मैथोडोलॉजी लेके आए, बच्चे को जब तक उच्चारण नहीं आएगा जब तक वो कैसे होगा। तो कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स कुछ फेवर में होते हैं, कुछ अगेंस्ट में होते हैं, लेकिन फिर उनको बैलेंस किया, दोनों फॉर्मेट लिए, कुछ टाइम तक उनका एवेल्युएशन किया, फिर जो फॉर्मेट सबसे बेस्ट लगा उसको फिर से इम्प्लीमेंट किया। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकली लोगों के अनुभव, या जो पुराने टीचर्स हैं या जो कहीं ना कहीं पहले टीचिंग कर चुके हैं या जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं या अदर स्कूल में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, काफी वैल्यूएबल सजेशंस आते हैं और बहुत फायदेमंद भी होते जी बहुत सही है अरुण जी। मैंने भी एक किया था जब मैंने अपना स्कूल ज्वाइन किया एज ए प्रिंसिपल। तो वहां पर ये होता था 7 पीरियड, तो हर रोज के 7 पीरियड अलग हुआ करते थे, 7 सब्जेक्ट अलग अलग। हर रोज एक एक सब्जेक्ट एक एक बार आता था और कुछ है कैसे। लेकिन पेरेंट्स का सजेशन था कि बच्चे जो होते हैं उनका बैग बहुत हैवी हो जाता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट है उसकी एक बुक होती है, एक नोटबुक होती है, और कुछ एक सब्जेक्ट जैसे मैथ्स और ऐसे से ऐसे कुछ है उसकी वर्कबुक भी होती है। तो एक सब्जेक्ट की 3, यदि बच्चे 7 पीरियड है, 7 में से यदि 6 भी उनके पढ़ने के हैं तो 6 दूना 12 और मतलब 15 किताबें कम से कम। तो जो बैग का वजन है वो कम से कम 2.5-3 किलो जरूर हो जाता है। तो उनका ये एक सजेशन था कि आप यदि उसको चेंज करें। तो मैंने ये इम्प्लीमेंट किया, मैंने अपने यहाँ पे टाइम टेबल चेंज किया उसके बाद 15 दिन के अंदर, और मैंने एक दिन में एक सब्जेक्ट के 2 पीरियड, तो मैक्सिमम दिन के 4 सब्जेक्ट आते थे। और ये बहुत अच्छा रहा क्योंकि 2 पीरियड कंटिन्यूअस मिलने से टीचर को भी टाइम मिलता था अपना काम पूरा करवा के, नोटबुक चेक करके उस दिन का काम उस दिन खत्म करना टारगेट। पेरेंट्स को भी इजी रहा कि बच्चों को बुक्स कम लानी, बच्चों को भी कंफ्यूजन कम होता था क्योंकि हर 35 मिनट में टीचर बदले, उसके बदले टीचर 1 घंटे तक, यदि 1 घंटा 10 मिनट रहते हैं क्लास में तो बच्चे भी थोड़े से खुल के आते हैं, काम अच्छे से करते हैं। तो जो बच्चों का लेवल था वो मुझे बेटर लगा।
पेरेंट्स भी खुश हुए और मुझे इम्प्लीमेंट करके अच्छा लगा। तो बहुत बार इस तरह से अच्छे सजेशन मिलते हैं और हम उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद मैम है यहाँ बच्चों का। पे हाँ जी, एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, काफी हाँ अच्छा जी, ये वैल्यूएबल सजेशन है आपका। ये प्रॉब्लम रूटीन में आती है और कई बार नीरज जी हमारे स्कूल में पहले आते थे, बच्चों के बैग चेक करते थे, वेट कितना वेट लेके बच्चा आ रहा है हम लोग के, हाँ तो जी, हम लोग को क्रॉस चेक किया जाता था वेट मशीन से। तो ये अच्छा सजेशन बताया कि एक सब्जेक्ट का अगर 2 पीरियड लगाएं तो टीचर को भी सफिशिएंट टाइम मिलेगा और साथ ही साथ कोर्स भी ठीक से होगा और बच्चों का लोड भी कम होगा। ये बहुत ही वैल्यूएबल है। अभी जो टीचर्स ट्रेनिंग चल रही है इसमें टीचर से डिस्कस करके इस पे कुछ ना कुछ डिस्कस जरूर करें। थैंक यू। जी, धन्यवाद। इसके बाद अब इसका उपयोग है बच्चों के सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण मीन्स फिजिकल, मेंटल, एजुकेशनल। इन तीनों को यदि हमको लेना है तो हमको पेरेंट टीचर मीटिंग जरूरी है, क्योंकि हम बच्चों को फिजिकली सामने देखते हैं, उनका एजुकेशनल हमारे सामने होता है, लेकिन जो उनका इमोशनल पार्ट है, जो उनका मेंटालिटी है, वो हमको जब तक हम पेरेंट्स से नहीं मिलते हैं तब तक हमको पता नहीं चलती है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत शाय होते हैं, बहुत शर्मीले होते हैं, खुल के नहीं आते, लेकिन उनकी कुछ गुण होंगे, तो यदि पेरेंट्स से मिलते हैं हमको पता चलते हैं, तो हम उनको स्कूल में यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी एक उपयोगिता ये भी है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। अभी जब आप पीटीएम कर रहे हैं तो उसकी तैयारियां, अभी पीटीएम को मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पूर्व तैयारी, पीटीएम के दौरान और उसके बाद क्या करना है। तो पीटीएम की पूर्व तैयारी में क्या हमको सबसे पहले तो पीटीएम की जानकारी अभिभावकों को देना और उनकी उपस्थिति तय करना। अभी कोविड के पहले ये था कि हमारे ग्रुप्स नहीं हुआ करते थे, लेकिन इसके बाद एक हमको अब ये फायदा है हमारे पास कि व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हम उनको इंफॉर्मेशन दे दें और प्लस उनसे कंफर्मेशन ले लें। जिस दिन मीटिंग है उसके एक दिन पहले फिर से रिमाइंडर डाल दें। ये एक ही चीज होती है, जब पेरेंट कोई ग्रुप में जब उनको पता चलता है कि उसके पेरेंट जा रहे हैं, उसके पेरेंट जा रहे हैं, तो वो सोचते हैं हम भी चले। जैसे अरुण जी आपने बताया कि शायद 25% ही उपस्थिति रहती है, उसको बढ़ाने का एक ये तरीका है कि उनको पहले से जानकारी दी जाए, और जब ये चीजें सामने से कंफर्मेशन आए, आपस में जब पेरेंट्स एक दूसरे से बात करते हैं, ग्रुप में मिलता है, पता लगता है, तो उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ सकता है। तो उनको टाइम देना और उसके बाद शाला संबंधी नियमों की और जानकारियों की सूची तैयार करना, ये टीचर का काम है। एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी नियम है वो हमारे जनरल होते हैं, फीस के बारे में या जो भी है। उसके अलावा टीचर को अपने क्लास में कौन से नियम अपनाने हैं, हर टीचर के अपने, हर क्लास टीचर के अपने तरीके होते हैं। वो सारे नियमों की पहले से सूची तैयार कर ली जाए, ताकि वो पेरेंट टीचर मीटिंग में, जो भी मीटिंग कंडक्ट कर रहा है, यदि कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं, प्रिंसिपल कर रहे हैं या टीचर कर रहे हैं, तो वो ये सारी जानकारी उनको दे दें। और ये जो मीटिंग का एजेंडा होता है कि हमने जब सूची तैयार कर ली है, हमारे पास, हमको पता है कि हम किस किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, तो उसका एक एजेंडा बना के पेरेंट्स के साथ शेयर किया जाए। तो पेरेंट्स भी मेंटली प्रिपेयर होके आते हैं कि उनको क्या क्या जानकारी मिलने वाली है। और यदि इसकी जानकारी उनको एजेंडा पहले से पता होगा, तो वो यदि एजेंडा है, उनको पता है कि उनको यदि किसी बात पे डिस्कस करना है, उनको कोई प्रॉब्लम बताना है या उनको कोई जानकारी लेना है, तो वो मीटिंग जरूर अटेंड करेंगे यदि एजेंडा होगा। तो ये पहुंचाना उनके पास, ये एक जरूरी है। उसके बाद जैसे मैंने अब आपको बताया कि आप एक नोटबुक रखिए, उसमें बच्चे का नाम लिखिए, और जब भी आपको चीज लगती है बच्चों की, तो उसको नोट करते जाइए। ये चीज इस्तेमाल उस वक्त करनी होती है आपको, स्पेशली जिन बच्चों के पेरेंट्स से मिलना है, जो बातें बतानी है, तो उसकी सूची आप, यदि पर्सनल मीटिंग है तो उसके पहले तैयार रखिए कि उसकी क्या अच्छाइयां हैं या उसकी क्या परेशानियां हैं, क्या कमजोरियां हैं। वो आपके पास बच्चों के नाम के साथ आपकी डायरी पूरी रेडी होनी चाहिए। तो ये आपको पीटीएम से पहले तैयारी करनी है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पेज करिए। अभी ये जो हम तैयारी करते हैं, ये जो मैंने तैयारी डिस्कस की, उसमें मैंने आप लोगों का देखा था, एक चीज तो मैंने अभी अब 2 दिन पहले आपसे शेयर की थी। जो तारे जमी पे मूवी था, उसमें एक जो प्रॉब्लम बताया था डिसलेक्सिया वाला। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है पेरेंट्स, मतलब बच्चों की, जो पेरेंट्स नहीं जानते हैं। मेरे पास ऐसे 2 मेरे पास अनुभव है। एक अनुभव है जूनियर केजी की बच्ची का।
वो लड़की जो थी, शी वॉज वेरी क्लेवर, ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा। आप कोई भी चीज एक बार बोलिए, वो उसको तुरंत याद रखती थी। एक बार बोलिए चीज उसको कभी भूलती नहीं थी। आप हिंदी में बोलिए, आप गुजराती में बोलिए, आप इंग्लिश में बोलिए। मैं गुजरात में, इसलिए वो गुजराती फैमिली से थी। कोई भी बात कैसे भी बोलियो, वर्ड टू वर्ड वो उसको रिट्राइव कर सकती थी, तुरंत बता सकती थी, पूरा याद रखता था। लेकिन प्रॉब्लम उसकी कहाँ शुरू होती थी? जहां टीचर ने उसको हाथ में क्रेयॉन पकड़ाया, उसका रोना चालू। एक और उसकी आदत थी, हम लोगों ने, टीचरों ने उसका नाम रखा था बटरफ्लाई। बटरफ्लाई उसका नाम क्यों रखा था? क्योंकि वो हमेशा अपने हाथों को इस तरह से चलाती थी। देखिए, एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मुझे ये चीज जो थी उसकी, वो क्लिक कर गई थी कि ये एक उसकी एबनॉर्मेलिटी मुझे लगी थी। हर बच्चा अपने हाथ पांव चलाता है, हिलाता है, हर एक की कुछ अलग स्टाइल होती है, लेकिन जिस तरह से वो अपने हाथों को हमेशा हिलाती थी, वो चीज मुझे हमेशा एक खटकती थी। उसके बाद मैंने उस पर पर्सनली ध्यान देना शुरू किया। जब भी टीचर उसको क्रेयॉन पकड़ा, उसको रोना आता था और लिखना नहीं करती थी। नर्सरी में उसका जब तक ओरल चला था, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लेकिन जहां जूनियर केजी एंटर हुई, जहां उसको कोई फिजिकल एक्टिविटी में टीचर लेके गए, उसका रोना चालू। उसका रोना बंद ही नहीं होता था, कंटिन्यूअस उसने रोना है। बहुत मुश्किल से वो बाकी बच्चों के साथ कोप अप कर पाती। मैंने 2-3 बार उसके पेरेंट्स से पर्सनली बात की, लेकिन मुझे कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद मैंने एक सैटरडे, हमारे सैटरडे बच्चों की छुट्टी होती है और पेरेंट टीचर मीटिंग हम कर सकते हैं। मैंने स्पेशल परमिशन ली प्रिंसिपल सर से कि मैं उस दिन और किसी पेरेंट को नहीं बुलाऊंगी, मैं सिर्फ एक पेरेंट से बात करूंगी। उसको, उनको मैंने मंडे से बता दिया था कि इस सैटरडे में आपके कम से कम 2 घंटे लेने वाली हूँ, आपकी बच्ची के साथ आपको आना है। विश्वास मानिए, मुझे 1.5 से पौने 2 घंटे लगे उनको मीटिंग करने में। जितनी एक्टिविटी में स्कूल में बच्चों को हम रोज करवाते हैं, वो सारी एक्टिविटी मैंने अपने टेबल पे रख के उस बच्ची से करवाई। मैंने उसका ओरल टेस्ट लिया, मैंने उसको फिजिकली सारा करवाया, मैंने उसके पेरेंट को समझाया, कंपेयर करके बताया। मैंने कहा, देखिए ये खिलौने मेरे ये बच्चे इस तरह से खेलते हैं और ये आपकी बच्ची अब उसको जो खेल रही है। मतलब उसको ये था, हम एक वो रिंग वाला गेम होता है, 8 या 9 रिंग होती है अलग अलग कलर की, बिग से स्मॉल साइज में डालना। आप सबके पास होगा, आप सबके पास यदि नर्सरी स्कूल है वहां पे होगा, जब सबने किया। वो लड़की की प्रॉब्लम थी कि वो उसको हाथ में ले लेती, उसके बाद हाथ कंटिन्यूस हिलता था, वो प्रॉपर उसमें डाल नहीं पाती थी। उसको बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा, पहले कौन सा डालना और बाद में कौन सा डालना, ये चीज समझ नहीं आती थी। मुझे पेरेंट को हर एक खिलौना, हर एक चीज सामने रख के उनको समझाना पड़ा। पौने 2 घंटे लगे, तब मैं उनको बता पाई कि आपकी बच्ची को फिजिकली प्रॉब्लम है, मेंटली उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो फिजिकली चैलेंज्ड चाइल्ड है। आप उस बात को समझिए। उसकी मदर बहुत रोई, बहुत देर बाद उनको बात समझ में आई। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। जब डॉक्टर के पास गए, तब डॉक्टर बताते हैं कि वो फिजिकली काफी वीक है, और उस मेंटली और फिजिकली, एक्चुअली न्यूरो सिस्टम होता है हमारा, हमारा जो ब्रेन होता है वो हाथ और पैर को इंस्ट्रक्शन देता है समझ के। जैसे हमने कोई चीज है उसको उठा के रखना है, तो ये मतलब मेंटली बहुत लंबा प्रोसेस होता है। आप बच्चे ने बोला, उसने कान से सुना, वो माइंड तक गया, उसको समझेगा कि उसको रेड कलर का उठा के ऊपर रखना है। वो रेड कलर को पहचानेगा, अपना हाथ वहां तक ले जाएगा, उसको उठा के रखेगा। हमारे लिए, हमको लगता है छोटी चीज है, लेकिन जो चैलेंज चाइल्ड है उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। वो जो मुश्किल बच्चा फेस करता है, जब उसकी मदर को समझ में आया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया कि उसको स्पेशल स्कूल में डालना पड़ेगा। उसके बाद उस बच्ची को 2 साल स्पेशल स्कूल में पढ़ाया गया। उसको ये सारी प्रॉब्लम्स थी, उसको कैसे हैंडल करना, पेरेंट्स को सिखाया गया। उसके बाद वो बच्ची वापस फर्स्ट स्टैंडर्ड में स्कूल में ऐड हुई, और उसके बाद वो बाकी बच्चों के साथ थोड़ा लेवल पे आकर सकी कि एटलीस्ट वो क्लास वर्क लिख सके अपना। पूरा ना कर सके तो भी थोड़ा बहुत लिख सके और थोड़ा बहुत पासिंग मार्क ला सके। मेंटली शी वाज वेरी शार्प। मेंटली उसकी क्लास में फर्स्ट रैंक आ सकती, वो इतना उसका नॉलेज, उसकी समझ शक्ति इतनी थी, लेकिन फिजिकली चैलेंज थी। तो ये जो बच्चों की प्रॉब्लम्स होती है, घर में पेरेंट्स को पता ही नहीं चला।
बच्ची है, इकलौती बच्ची है, मदर हर चीज में मदद कर देती है, नर्सरी 2.5-3 साल की, मम्मी को लगता है कि मुझे उसको हेल्प करना है, लेकिन वो चीज हम स्कूल में पता कर सकते हैं कि बाकी बच्चों के कंपैरिजन में बच्चा क्या प्रॉब्लम करता है। तो वही है, सीखने की चुनौतियां बौद्धिक, संवेदी और स्वास्थ्य कारकों द्वारा नहीं समझा सकते हैं। तो ये चीजें होती है जो मैंने आपको अब एग्जाम्पल दिया, ये लिखा है मैंने, इसलिए पहले नहीं पढ़ा कि उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल था, प्रैक्टिकली हम उसको ज्यादा समझ सकते हैं। उसके बाद बच्चों की एक भावात्मक तकलीफ होती है, साथियों और शिक्षकों के साथ संतोषजनक संबंध बनाए रखने में परेशानी। ये मैं सारे प्रॉब्लम चाइल्ड की बात कर रही हूँ आपको, क्योंकि एज अ टीचर आपको पहचानना है कि बच्चों को कौन सी परेशानी है, कहाँ परेशानी है, क्योंकि वो टीचर, एज अ टीचर आप बता सकते हैं, सब्जेक्ट टीचर बता सकते हैं, पेरेंट्स नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आपके पास 30 बच्चे हैं, आप 30 बच्चों को कंपेयर करते हैं, कौन सा ज्यादा बेटर कर रहा है अकॉर्डिंग टू एज। बच्चों की फिजिकल और मेंटल एज का जो पैरामीटर है, उसका कंपैरिजन, मतलब वो स्कूल में जो हो सकता है वो घर पर नहीं हो सकता है। तो ये हमारी ही जिम्मेदारी है टीचर की। तो उसकी जो, यदि बच्चा टीचर से या बाकी बच्चों से प्रॉब्लम कर रहा है, या सामान्य परिस्थितियों में अनुचित व्यवहार, एक नॉर्मल चीज होती है, वहां पे कोई एक बच्चा कुछ ऑडली बिहेव करता है, कुछ अजीब से जवाब देता है, हम मैथ्स का पूछ रहे, वो कुछ इंग्लिश के आंसर दे या कुछ इस तरह से जवाब देते हैं, या उसकी भावनाएं वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की, उसको हमेशा किसी को मारना, चल रहा है तो पैर लगा के किसी को गिराना, किसी की चीज फेंकना, बैग गिरा देना, टिफिन गिरा देना, तो ये इस तरह की जो चीजें हैं, मैं एक बात बताना चाहूंगी, ये जितने भी मैं बता रही हूँ सिम्टम्स, आप प्लीज एज ए टीचर नोट करिएगा। और ये सिम्टम यदि किसी बच्चे में 6 महीने से ज्यादा दिखाई देते हैं, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, ये बच्चों में चीजें होती है, लेकिन कोई बच्चा कभी करता है, कोई बच्चा कभी करता है, हर बार कोई बच्चा एक ही चीज को नहीं दोहराएगा, ये आप बात ध्यान रखिएगा। कोई एक बच्चे ने आज कोई एक शैतानी की है, तो वो उसको डांट पड़ गई, तो दोबारा वो उस शैतानी को नहीं करेगा, यदि करता है तो वो डरता है, यदि वो समझदार है, नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल बिहेवियर है कि वो दोबारा वो नहीं करेगा, शायद कोई दूसरी शैतानी करेगा, बच्चा यदि शैतान है। लेकिन यदि आपको लगता है कि ये सेम चीजें बच्चे रिपीटेडली कर रहा है बच्चा, और इन केस इट इज मोर देन 6 मंथ, 6 महीने से ज्यादा यदि ये चलता है, तो ये अलार्म है, ये उसका सिम्टम है उसकी किसी फिजिकल या मेंटल या इमोशनल प्रॉब्लम का। नाखुशी या अवसाद, बच्चा मोस्टली गुस्से में रहता है, या डिप्रेशन में रहता है, या इन्वॉल्व नहीं होता है क्लास में किसी चीज में, तो आपको ये ऑब्जर्व करके नोट डाउन करके रखना है। एज अ टीचर प्लीज आप ये हैबिट रखिएगा अपनी, नोट डाउन करने की एवरी डे आफ्टर द क्लास स्कूल, कि आज यदि आपको कोई चीज किसी बच्चे में लगी तो उसको नोट करिए। उसके बाद व्यक्तिगत या स्कूल के मुद्दों से संबंधित शारीरिक लक्षण या भय, मतलब जब कोई स्कूल का काम है, कोई ऐसी कोई एक्टिविटी है पर्टिकुलर, उसको देख के बच्चे को डर लगता है, मैथ्स का पीरियड आया तो कुछ बच्चे हैं कि हमको मैथ्स नहीं करना, वो किसी सब्जेक्ट से डरते हैं, या किसी कोई चीज या कोई एक एक्टिविटी है, वो बच्चा उससे हमेशा एक बार कतराता है, 2 बार कतराता है, 3, तो वो हमेशा एक उसको दिमाग में बन जाता है। तो एक इस चीज को ऑब्जर्व करना। ये जो मैंने सारे मुद्दे लिखे हैं, ये उनके इमोशनल भावात्मक प्रॉब्लम्स के हैं। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड करिए। मेरा मीटिंग थोड़ा सा लंबा चलेगा, ये जो मेरे नेक्स्ट पॉइंट है मैं उसको प्लीज कंप्लीट करूंगी। दूसरा एक है अटेंशन डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, इसको बोलते हैं ADHD। ये एक प्रॉब्लम आपने सबने देखी होगी, मुझे ये इसलिए मैंने स्पेशली इसको ऐड किया है, जब भी दोपहर में ऐड किया, मैंने पहले नहीं था, क्योंकि मैंने आप काफी सारे टीचर का ये देखा कि बच्चे जो होशियार होते हैं, मैंने पूछा था कि जो होशियार बच्चे होते हैं उनके बारे में, बहुत सारे टीचर ने लिखा था कि वो होशियार तो होते हैं लेकिन बहुत शैतान होते हैं। ठीक है, ये एक जो है एक तरह से डिसऑर्डर हो सकता है कभी कभी, क्योंकि जो बच्चे जिनका ब्रेन बहुत तेज चलता है वो हाइपर एक्टिव होते हैं। हाइपर एक्टिव मतलब जो बहुत ज्यादा उनके दिमाग में, क्योंकि उनके सेंसेस बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, उनका जो मेंटल इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो बहुत ज्यादा काम करता है, इसलिए उनको इम्पल्सेस बहुत सारे आते रहते हैं, बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में आती रहती है, वो 1 मिनट में ये करेंगे, दूसरे मिनट में वो करेंगे, तो इसलिए उनको किसी एक चीज में ध्यान देने में कठिनाई होती है। ठीक है, अक्सर वो दिन में सपने देखते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें, एक ये होता है बैठे बैठे एक चीज दिमाग में, उन्होंने एक चीज देखी, उसके बाद उससे रिलेटेड उनको दूसरा याद आता है, उससे रिलेटेड तीसरा, तो वो
फिजिकली क्लास में होते हैं लेकिन मेंटली वो कहीं और किसी दुनिया में पहुंच जाते हैं। और ये चीज यदि रिपीटेडली बच्चा करता है, आज आपने उस बच्चे को टोका, अरे हम यहाँ थे, आपका ध्यान कहाँ है? एक बार ध्यान नहीं है, दोबारा नहीं है, तीसरी बार नहीं है, तो वो चीजें मतलब ये हो सकता है एडीएचडी का प्रॉब्लम है उसका। उसके बाद उसको निर्देशों को मानने में कठिनाई या दूसरों को का अनसुना करना। उसको कोई चीज बोली तो वो या तो सुनता नहीं है, और यदि उसने सुन लिया तो उसको रिएक्ट नहीं करता है, या उसको जो काम प्रॉपरली करना है, जिस वे में करना है हमको, जैसे हमारे स्कूल के कुछ नहीं होते, भाई बच्चा है, बैग वहां रखना है, बॉटल की जगह है निश्चित, या रेसेस होती है तो उनको पता है कि उनको पहले हैंड वॉश करने जाना है फिर आके, तो वो उन चीजों को उस तरह से नहीं कर पाते हैं जिस तरह से उनको करना है। हर एक चीज का एक तरीका होता है, उस तरह से नहीं करते हैं, और बहुत आसानी से उनका ध्यान भटकता है। ये जो चीजें, ये सारे जो है सिम्टम है, ये लक्षण है, और यदि ये 6 महीने से ज्यादा चलते हैं तो ये प्रॉब्लम है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड करिए। अक्सर बातें भूल जाना, आवश्यक वस्तु जैसे पेंसिल, पुस्तक, खिलौने खो देना, ये एक छोटा सा सिम्टम है, लेकिन ये मैंने जैसे बताया था कि मैंने उस लड़की को देखा, उसके हाथ ऐसे हिलते हैं, वो मुझे क्लिक किया था। तो वैसे ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो आपको टीचर को ध्यान से देखना है और उसके पेरेंट्स से कंफर्म करना है कि जो चीज स्कूल में आप फेस करते हैं, बच्चा वो घर पे भी फेस करता है क्या। स्कूल में हो सकता है बहुत सारे बच्चे हैं इसलिए शायद कभी चीजें गुम हो जाती, नहीं मिलती, लेकिन यदि यही चीज घर पर भी रिपीट हो रही है तो ये एक अलार्म है। फिर स्कूल के कार्य, काम या अन्य कार्यों को पूरा करने में अक्सर विफल रहना, उसका टाइम पे हमेशा काम इनकम्प्लीट रहता है। कुछ बच्चे होते हैं क्लास में, आप ऑब्जर्व करते होंगे कि ऑलवेज उनका काम अधूरा रहता है, तो ये मतलब एक प्रॉब्लम है उनकी, या तो वो बहुत ज्यादा स्लो है या बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है तो भी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ स्लो नहीं, हाइपर एक्टिव भी उसको नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ज्यादा देर बैठने में दिक्कत और निरंतर गति, मतलब बच्चा बैठा है तो वो कंटिन्यूअस मूवमेंट करता है, उसका पैर कंटिन्यूअस या तो हिलता रहेगा, या वो उसका हाथ हिलाता रहेगा, सर खुजाता रहेगा, कुछ ना कुछ, वो एक पोजीशन में बहुत ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकता। बेंच से खड़ा होना, बाहर निकलना, 2-3 बार वॉशरूम जाना, और कंटिन्यूअसली ये चीज करना, बहुत ज्यादा उसका बातूनी होना, या किसी और के टीचर किसी से भी बात करे तो उसको बीच में बोलना है, हर बात का उसको सबसे पहले जवाब देना है, उसको कभी वेट नहीं होता कि अपना टर्न आने का इंतजार करे। तो ये जो सारे सिम्टम है, ये आपको नोट करने हैं, आपको पेरेंट्स से डिस्कस करने हैं कि ये जो सारे सिम्टम दिख रहे हैं बच्चों के इमोशनल और मेंटल एक्टिविटी के, वो क्या मतलब बच्चे घर पे भी करते हैं या मतलब सिर्फ स्कूल में है, तो उसको यदि घर पे भी करते हैं तो उसको आपको पेरेंट्स को भी थोड़ा सा उसके लिए सोचना पड़ेगा। एक मेरा अनुभव है, मैंने जब स्कूल ज्वाइन किया, मेरे 4th क्लास का बच्चा था, मैं जब भी राउंड पे जाती, वही एक बच्चा सबसे आगे टीचर के टेबल पे आके या बोर्ड के आगे वहां नीचे बैठ के लिख रहा है। मैथ्स का पीरियड, मैथ्स टीचर से पूछा तो बोले मैम ये कंप्लीट नहीं करता है, उसका हमेशा क्लास वर्क इनकम्प्लीट होता है, इसलिए मैं अपने सामने खड़ा होकर करवाती हूँ। मैंने पूछा क्या इसके बाद कंप्लीट हो जाता है? जवाब था नहीं। इंग्लिश के पीरियड में सेम प्रॉब्लम, ईएनवी के पीरियड में सेम प्रॉब्लम, लैंग्वेज सेम प्रॉब्लम। मैंने उस बच्चे को अपने ऑफिस में बुलाया, उसकी नोटबुक्स बैग के साथ, उसकी सारी नोटबुक चेक की। मुझे लगा जो डिसलेक्सिया के लक्षण थे, कुछ एक लक्षण मुझे उसके दिखाई दिए, कुछ एक लेटर्स को उसको लिखना, उसको लाइन का कंसेप्ट नहीं था। 4th स्टैंडर्ड का बच्चा यदि ब्लू और रेड लाइन का कंसेप्ट नहीं समझता है तो ये उसकी मतलब कमजोरी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसकी कमजोरी नहीं। पेरेंट्स सोचते वो नहीं लिख रहा है, ऐसा नहीं है, वो सच में उसको नहीं कर पा रहा है, तो ये उसको प्रॉब्लम है, उसको डिस्कस करना है। मैंने उसका बुक्स देखा, उससे ओरल क्वेश्चन पूछे, उसकी क्लास में जो चैप्टर चल रहा था, बुक में जो टॉपिक लिखा था, उस बच्चे को उस टॉपिक के बारे में सब कुछ पता है, मुझे उसने सारे आंसर दिए, मुझे सब कुछ समझाया। प्रॉब्लम उसके लिखने में था, उसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसको जब इंग्लिश में पूछा तो वो नहीं बोल पाया, सेम वे में जैसे टीचर ने समझाया वैसे नहीं बोल पाया, वो अपनी तरह से समझा पाया। मैंने उसके पेरेंट्स को बुलाया, उसकी नोटबुक सामने रखी, उसके पेरेंट्स से डिस्कस किया, पेरेंट को समझ में आया, पेरेंट को बताया कि किसी साइकियाट्रिस्ट को बताइए,
सेक्रेटरिस्ट को बताया, उसकी शुरू हुई। उसके बाद सेक्रेटरिस्ट ने बोला कि उसका एक काम किया जाए कि 1 साल के लिए उसकी ओरल एग्जाम ली जाए, या ओरल एग्जाम के रिजल्ट को थोड़ा सा कंसीडर ज्यादा किया जाए, रिटर्न को कम किया जाए। मैंने उसके लिए भी अग्री किया, स्पेशल परमिशन ली मैनेजमेंट से कि मैं एक बच्चे का ओरल के ऊपर बेस पे रिजल्ट दे रही हूँ, रिटर्न को कम ध्यान देके। नेक्स्ट ईयर वो 5th में आया, उसमें मुझे बहुत ज्यादा बदलाव दिखे, बच्चे ने काफी इम्प्रूव किया। अभी लॉकडाउन के बाद जब वो बच्चा मुझे मिला, उसकी बच्चा मेरे पास आया खुश होके, मुझे बोलता है मैम मैंने लॉकडाउन में एक अच्छा काम किया। अब वो बच्चा 7th में है। मैंने पूछा क्या किया? उसने एक रिस्ट वॉच बनाई। उस रिस्ट वॉच के अंदर उसने सेंसर लगाए। वो सेंसर स्मोक को सेंस करते हैं, आसपास यदि स्मोक होता है, और जैसे ही स्मोक आता है आसपास कहीं, तो वो सेंसर बजना शुरू हो जाता है, अलार्म उस घड़ी में बजना शुरू होता है। उसने पूरा बॉक्स कार्डबोर्ड लेके उसका पूरा डायल बनाया, उसके अंदर सेंसर फिट किए, सब कुछ किया। आप सोचिए, जो बच्चा जिसको सारे टीचर बोलते थे कि जो लिख नहीं सकता है, हमेशा आगे बैठता, हमेशा फेल होता था, पेरेंट्स से डिस्कस किया, उसके बाद वो बच्चा आज ये बना रहा है। लिखने की प्रॉब्लम उसको आज भी है। 7th स्टैंडर्ड का उसका जिस दिन रिजल्ट आया, उसके पेरेंट लेने आए मेरे पास, वो पास तो हो गया सब में। मैं नहीं बोलती बहुत अच्छे मार्क्स से नहीं, पासिंग मार्क्स से पास हुआ, आई थिंक 40, 45, 50%। लेकिन उसने साइंस में बहुत अच्छा स्कोर किया था, उसने लैंग्वेज में अच्छा स्कोर किया था, और उसके साथ में वो प्रैक्टिकल चीजें बहुत अच्छी कर रहा है। तो ये चीजें होती है जब हम इनको ऑब्जर्व करते हैं। तो ये जो परेशानियां हैं, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है बच्चों की। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। अभी इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, मैं आपको एक छोटा सा, आनुवांशिकता उसके जीन्स में है, कहीं उसके फैमिली में, उनके मदर, फादर या अंकल या आंट या कोई भी, या दादा परदादा, कहीं किसी को ऐसा प्रॉब्लम रहा होगा, तब ये प्रॉब्लम उतरता है। या दिमाग में परिवर्तन, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ केमिकल चेंजेस हो जाते हैं बच्चों को, कुछ कहीं कुछ लग गया या कुछ ऐसा हुआ, या उनका पर्टिकुलर ब्रेन का एक एरिया काम नहीं करता है, तब भी ये एडीएचडी का प्रॉब्लम होता है बच्चे में। या मदर की जब प्रेगनेंसी थी उस वक्त उनको ठीक खाना नहीं मिला, या कुछ उन्होंने उनकी जैसे हम बोलते हैं बाहर का खाना होता है, चाइनीज होता है, या स्मोक करने की आदत है, या किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे बहुत स्मोक होता है, तो भी उसका असर बच्चों के ऊपर पड़ता है, उनकी मानसिक अवस्था पे पड़ता है। या बच्चा कहीं गिर गया है और उसको कहीं पे सर पे चोट लगी है, तो पर्टिकुलर एक एरिया में प्रॉब्लम होता है, तब भी ये प्रॉब्लम होता है। ये चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एज अ टीचर जब आप बच्चों को मतलब पेरेंट्स से डील करते हैं, तो आप उनको कन्विंस कर पाए, उनसे समझा पाए। आप उनसे पूछे, यदि कोई बच्चा है उनसे पूछिए बच्चा कभी बचपन में गिरा था या फैमिली में कोई ऐसा इशू है, तो आपको समझ में आएगा कि ये बच्चा सच में किसी ऐसी वजह से ये सारा फेस कर रहा है, तो उसका आगे कुछ इलाज हो सकता है। अब यदि सीरियस प्रॉब्लम है, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड करिए। यदि कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो उसका दवाई से होगा, लेकिन हम जो एज ए टीचर कर सकते हैं, हम उसको एजुकेशनल सपोर्ट और क्रिएटिविटी, यदि वो बच्चा क्रिएटिव है, उसको कुछ और चीजें क्रिएटिव करने को मिलती है, उसी चीज को सीखने के कुछ नए तरीके मिलते हैं, तो वो बच्चा चेंज कर सकता है, वो इम्प्रूव कर सकता है। या बच्चे को हम समय दें, उसको एक टाइम टेबल बना दे और उसके हिसाब से उसको करने को दे। उसको थोड़ा सा लिमिट करना पड़ेगा हमको। जैसे मैंने बताया, हम कुछ बच्चे होते हैं तो उसका कुछ एक पीरियड कम करने पड़ेंगे उसके, कि भाई उसके हफ्ते में यदि 2 गेम्स पीरियड आते तो 1 गेम पीरियड उसको देना है, या कोई एक एक्टिविटी पीरियड उसको मिस करना है, या लाइब्रेरी पीरियड बुक वो घर ले जाके पढ़े और लाइब्रेरी पीरियड में स्कूल का काम कंप्लीट करे, तो उसका कुछ चेंजेस हमको करने पड़ेंगे। उसके बाद बच्चे की शक्तियों का पता लगना चाहिए। पेरेंट टीचर मीटिंग के थ्रू आप पता लगाइए, और बच्चा जो अच्छे से कर सकता है उसके थ्रू उसको उसकी क्षमताओं को यूज करके उसको पढ़ाना है। उसके अच्छे काम पे तारीफ करना या इनाम देना, उस व्यवहार से वो पॉजिटिव होगा। और ये हर टीचर को जरूर, स्पेशली तारीफ, जो कमजोर बच्चा है यदि वो छोटा सा भी एफर्ट करता है, तो उसको जरूर आप कुछ ना कुछ स्टार दीजिए, कुछ दीजिए, ताकि वो मोटिवेट हो और नेक्स्ट टाइम उसको करके लाए।
प्लीज नेक्स्ट स्लाइड करेंगे नीरज जी। यदि आपको लगता है कि बच्चा अपना आपा खो रहा है, ऐसे बच्चे जो हाइपर एक्टिव होते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है और कभी कभी क्लास में कंट्रोल से बाहर होते हैं, तो आप उनको उस एक्टिविटी से हटा के उस काम में लगा दीजिए जिसमें उसको इंटरेस्ट है। बहुत मस्ती कर रहा है तो उसको खड़ा कर दीजिए कि आपको क्लास संभालना है। जब उसको एक वो मिल जाएगा तो वो उसका उससे ध्यान हट जाएगा मस्ती करने से। उसके बाद अभिभावकों से आपको क्या करवाना है, अभिभावकों को बताइए कि उसके दोस्तों को उसके घर बुलाए, उसको मिलने जुलने दे। इससे क्या होगा, बच्चा थोड़ा सा फ्री होगा। लेकिन जब वो दोस्तों के साथ मिलता है तब वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, ये पेरेंट को ध्यान रखना पड़ेगा। और एक उसका सोना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, यदि उनकी जैसे हम लोग भी नॉर्मल कंडीशन में भी यदि हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो हमको कुछ थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट आ जाती है या कुछ चेंज हो जाता है हमारा बिहेवियर। तो ये जो बच्चे हैं उनकी नींद पूरी हो, ये काम पेरेंट को करना है। आपको ये बच्चे से भी पूछ के कंफर्म करना है और पेरेंट से भी पूछ के कंफर्म करना है कि वो बच्चे नींद अच्छी लेते हैं। आपकी क्लास में यदि बच्चे इस तरह से हाइपर एक्टिव है तो पेरेंट्स के साथ इन चीजों पे डिस्कशन जरूर करिएगा। उनसे पता लगाइएगा, डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्टली पता लगा के ये कितने बजे उठता है, कितने बजे सोता है। आप ये मत पूछिए कि इतनी नींद लेता है या ये वजह है, उनको मत बताइए। लेकिन आपको उसके बारे में पता होना चाहिए तो आप उसको हेल्प कर पाएंगे। ठीक है। अभी एक लास्ट मेरा पॉइंट है कि मीटिंग के बाद आप पेरेंट्स के साथ कैसे करेंगे। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। सॉरी, ये समय के साथ है। जिस वक्त मीटिंग चल रही है वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाना है। जितने सकारात्मक बिंदु हैं उनको पहले रखें, पॉजिटिव थिंग पहले और नेगेटिव बाद में। बच्चे की डेवलपमेंट, प्रगति और विकास, उसका जो भी डेवलपमेंट है उसके बारे में आप जरूर बात करें। क्योंकि पेरेंट्स, जब आप कोई डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ही पेरेंट्स बात में आगे इंटरेस्ट लेंगे। और यदि उसको उनको तारीफ मिलती है तो वो उसको आगे उनकी तरफ से हेल्प आपको मिलेगी। अन्य विषय शिक्षकों को साथ में रख के सारे सब्जेक्ट टीचर वहां होने चाहिए। यदि टीचर पर्सनल मीटिंग कर रही है तो पॉसिबल हो तो बाकी सब्जेक्ट टीचर वहां पे हो तो वो बेटर है, ताकि सारे सब्जेक्ट के बारे में पेरेंट को हम बता सके, या आप उनसे पहले से उनकी जानकारी लेके पेरेंट्स को दीजिए। उसके बाद अभिभावकों के प्रश्न करें और धैर्यपूर्वक सुने। आप उनसे पूछिए कि बच्चा स्कूल के बारे में क्या फील करता है। इस एक क्वेश्चन के आंसर से आपको पेरेंट्स की मेंटालिटी और बच्चों की मेंटालिटी दोनों पता चलेगी। ये क्वेश्चन आप जरूर पूछिएगा। उसके बाद आपको बच्चे में क्या लगता है और आप कैसा बच्चे से चाहते हैं, उस पर्टिकुलर बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसको देखकर घर पे पेरेंट्स को क्या करना है, उसका एक पूरी योजना बना के आपको पेरेंट को देना है कि सॉरी, बच्चे को इस सब्जेक्ट में इतने घंटे ये काम करना है, ये इस तरह से करना है, इतना उसका इनकम्प्लीट है, इतने टाइम में पूरा होना चाहिए। ये जो पर्सनल लेवल की जितनी भी चीजें हैं वो आप पेरेंट्स को पर्सनली बताइए, उसकी पूरी लिस्टिंग करके। और ईमानदारी से बच्चों की सही सही जानकारी। यदि बच्चा अच्छा है तो अच्छा बताइए, यदि बच्चा बुरा करता है तो उसको अच्छे शब्दों में उसकी जो कमजोरी है उसको उनके सामने रखिए, उनको पॉजिटिव वे में रखिए कि ये इसकी कमजोरी है, उसको इस तरह से ठीक किया जा सकता है। और यदि पेरेंट्स कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं तो उसको ध्यान से सुन के नोट डाउन करके रख लीजिए और पेरेंट को प्यार से बोल दीजिए ठीक है आपको नेक्स्ट टाइम ये शिकायत नहीं। लेकिन पेरेंट्स के सामने कभी भी मेरे हिसाब से किसी भी उसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल पेरेंट्स आपकी बात को सुन लेंगे, समझ लेंगे और मानेंगे। पेरेंट्स नकारात्मक कब होते हैं, जब वो उनके बच्चों का रिजल्ट जो है वो डाउन आता है या वो कहीं नेगेटिव जा रहा है। जब वो चीज पॉजिटिव हो जाएगी तब उन पेरेंट्स भी पॉजिटिव हो जाएंगे। इसलिए हमको उसको ज्यादा ध्यान ना देके, यदि हमसे नहीं संभलता है जैसे आप हमेशा करते हैं, नहीं संभलता है तो प्रिंसिपल या कोऑर्डिनेटर के पास भेज देते हैं, लास्ट में उनको देखना है। ठीक है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। ये हमारा सपोर्ट सिस्टम है। अभी हमको करना क्या है, पेरेंट और टीचर के बीच में कम्युनिकेशन, पेरेंट और स्टूडेंट के बीच में सपोर्ट, और पेरेंट और टीचर के बीच में सपोर्ट और फीडबैक। हम बच्चों को सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन उसका फीडबैक हमको बच्चों को भी देना है। कम्युनिकेट पेरेंट्स से करना है और
हमको फीडबैक बच्चे को देना है कि आपने ये अच्छा किया, ये गलत है तो इसको कैसे सही करना है, ये चीज। तो ये हमारा ट्रायंगल जो हमने शुरू में देखा था, उसको ये कंप्लीट करने का तरीका है। वो जो एरोज जा रहे थे वो किस तरह से जाएंगे। एक लास्ट स्लाइड। हमने इतनी सारी मेहनत कर ली, उसके बाद हमने जितने भी कोशिशें की, उसका क्या फायदा मिला, उसका क्या प्रभाव है, उसको हमको पेरेंट्स के साथ जरूर डिस्कस करना है, हमको उसका फॉलो अप जरूर लेना है। दूसरा, उस पेरेंट्स से जो हमको जानकारी मिली है, उसको हम अपने शैक्षणिक कार्य में कैसे यूज करेंगे, उसका उपयोग में लेना है। हमको यदि कोई अच्छा सा वो मिला है तो हम उसको कैसे यूज करेंगे, ये हमको जरूर देखना है। उसके बाद बच्चों की एक छोटा सा टेस्ट लीजिए। आपको पता है कि बच्चा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इसमें प्रॉब्लम था, तो हमने कोशिश कर ली, पेरेंट ने कोशिश कर ली। उसके बाद उसका टेस्ट लीजिए और उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट आए हैं उसको पेरेंट्स तक जरूर पहुंचाइए। हम जो मतलब एक बार मीटिंग करके छोड़ देते हैं तो वो चीजें नहीं, हमने यदि मीटिंग की है तो वो कितनी फ्रूटफुल रही है, उसका रिजल्ट भी पेरेंट तक पहुंचना चाहिए। और उसके बाद अभिभावकों को विश्वास दिलाना है कि आप और हम मिलके ही बच्चे का भविष्य बना सकते हैं। तो ये चीजें हम तभी कर पाएंगे जब हम इस मीटिंग के बाद जो इम्पैक्ट है उसको भी पेरेंट को दिखा पाए। मेरी तरफ से यहाँ पे पूरा होता है। अभी आपकी तरफ से इसमें कहीं कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताइए। प्लीज टीचर्स। अभी आपको कोई लगता है कि यहाँ पे इस पेरेंट टीचर मीटिंग में कोई ऐसा पॉइंट था जो मुझसे छूटा है या आपकी लिस्ट में है, प्लीज मुझे बताइए। इज देयर एनी पॉइंट? अगर कोई नहीं बोल रहा है तो मैं बोलूं फिर? जी अरुण जी। अल्टीमेटली मैम, ये जो पेरेंट्स मीटिंग की बात आती है और ये सब ड्यूरिंग मीटिंग की बात आती है और प्री प्लानिंग की बात आती है, इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि अगर हर एक टीचर या हर एक मैनेजमेंट बॉडी इस पे ध्यान दे तो बहुत ही सार्थक परिणाम आ सकते हैं। और जी रहा क्वेश्चन की बात, तो एक छोटा सा मैं एक पर्सनली क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि ये जी जो हमने कौन मीटिंग की बात की, क्या इसको हम इसको किस पैटर्न में लेके जाएं? मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल? किस पैटर्न में इस मीटिंग को यूटिलाइज कर जी। सकते हैं? जनरल मीटिंग एनुअली हो तो चलेगा, साल की शुरुआत में जनरल मीटिंग जो होती है कॉमन। और या तो जनरल मीटिंग को हम 2 बार कर सकते हैं, एक बार एग्जाम के पहले भी करें, फाइनल एग्जाम के पहले भी, तो जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जो पर्सनल मीटिंग है, उस पर्सनल मीटिंग को क्लास की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, क्लास में कितनी स्ट्रेंथ है, कितने बच्चे हैं, और उनके अकॉर्डिंग आप किस दिन तय करते हैं। मेरे यहाँ जैसे मैं रखती हूँ कि सैटरडे, सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे हमारे यहाँ ये फोर्टनाइटली होता है। पेरेंट्स कैन कम, और यदि टीचर को पेरेंट्स को बुलाना है तो टीचर सामने से, आज 1 से 10 रोल नंबर, कल 11 से 20 रोल नंबर, या 1 से 5 रोल नंबर, किसका कैसा मुद्दा है, किससे कितना डिस्कशन में टाइम लगेगा, क्योंकि एज ए टीचर हमको पता होता है कि इसके पेरेंट्स हमको इतने टॉपिक डिस्कस करना है तो हमको इतना टाइम लगेगा, और हमारे पास स्कूल में कितना टाइम है पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए। जैसे हमारे यहाँ हम लोग सैटरडे के दिन टीचर का टाइम फुल टाइम होता है लेकिन बच्चों का हाफ डे होता है, तो जो बाकी का टाइम हाफ डे है वो पेरेंट टीचर मीटिंग का टाइम है। स्कूल छूटने के बाद, सपोज 11:30 स्कूल छूटा, टीचर स्कूल में 1 o'clock तक रहेंगे, 11:15 स्कूल छूटने का, तो 11:15 से 12:30 तक हम पेरेंट्स को टाइम देते हैं, 1 सवा घंटा। तो उसके लिए टीचर अपने हिसाब से करती है, टीचर को जिस पेरेंट्स को जितने बुलाने हैं। तो ये लेकिन एक हमारा चलता है कि हम पेरेंट्स मतलब टीचर को फोन करके डिस्कस कर लेना है कि इतने पेरेंट को बुलाया, उसके अलावा यदि पेरेंट कुछ सामने से आते हैं तो उसके लिए भी टाइम एक्स्ट्रा रखना है। तो ये हम फोर्टनाइटली या वीकली अकॉर्डिंग टू क्लास स्ट्रेंथ एंड नीड कर सकते हैं। तो एटलीस्ट हर बच्चे का टर्न एटलीस्ट 2 महीने में एक बार जरूर आए। यदि क्लास की आपकी 35-40 की स्ट्रेंथ है तो आप इस तरह से उसको
2 मंथ में डिवाइड कर लीजिए, 5-5 करके बच्चे भी, ताकि 2 महीने बाद, कम से कम 2 महीने में एक पेरेंट टीचर से जरूर मिले। ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन है? टीचर्स प्लीज फील फ्री। जब तक दो तरफ से बातचीत नहीं होती है ना, तब तक मजा नहीं आता है। मुझे कई बार ऐसा महसूस होता है कि मैं अकेली बोलती जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि सामने एंड पे मेरी बात वैसे ही पहुंच रही है या नहीं। आप चैट में भी लिख सकते हैं। मैंने जितने पॉइंट बताए, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस? आपको संतोषजनक लग रहे हैं? प्लीज मुझे चैट में जरूर, सब लोग जरूर लिख के बताएं। यस, ओके, ठीक है। तो मतलब मैं सोच सकती हूँ, मैंने जितना भी सोचा था, मेरी जितने भी पॉइंट्स थे, सारे आप तक जरूर पहुंचे हैं। ठीक है, मैं आई होप मुझे नेक्स्ट मीटिंग में आप लोगों की तरफ से नेक्स्ट आउटपुट सेशन है, और मैं आप सबको पूरा पूरा समय दूंगी और पूरा पूरा डिटेल में सुनूंगी। मैं आपको अभी से बता रही हूँ, आपको अपने क्लास के होशियार बच्चे, उनके पेरेंट्स से जो आप डिस्कशन, या आपके क्लास के कमजोर बच्चे, उनकी जो प्रॉब्लम, एक्चुअली होशियार बच्चों की भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो हाइपर एक्टिव होते हैं। जो कमजोर बच्चे हैं उनकी प्रॉब्लम्स, और जो हमने आज डिस्कस किया, उसके आधार पे आपको मतलब विश्लेषण करना है। मुझे पता है अभी वैकेशन है, बच्चे नहीं आ रहे, लेकिन आपके जो अनुभव है उसके हिसाब से आपको विश्लेषण करना है, और फिर हमको इस चीज को डिस्कस करना है नेक्स्ट वीक। ठीक है, आई होप मुझे नेक्स्ट टाइम सारे रिस्पॉन्स प्रॉपरली मिलेंगे। जी, थैंक यू। नीरज जी, हम लोग टाइम जी से बहुत ज्यादा आगे निकल गए। जी जी, चलिए, कोई बात नहीं। टॉपिक ही ऐसा था कि अ, जहाँ रुकने का नाम ही नहीं लिया जा रहा था। और जैसा कि आप सभी प्रशिक्षणार्थियों ने आज के सत्र को सुना एवं समझा कि हमें अभिभावक मीटिंग कैसी करनी है, क्या उद्देश्य है, क्या नीति हमें बनानी चाहिए, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अधिकांश शिक्षकों के लिए अपनी बात अभिभावकों तक प्रेषित करने में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हमें लगता है कि आज के सत्र से उन्हें काफ़ी कुछ आसानी होगी अभिभावकों से अपना संवाद स्थापित करने में, क्योंकि समय अपनी गति से चल रहा है और सुनना तो बहुत कुछ चाहते हैं व्यापक तौर पे, लेकिन समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम आज की सत्र का यहीं पर समापन करेंगे महावीर वंदना के साथ। हमारे बीच फूलचंद मोनूमेंट स्कूल की सह संचालिका श्रीमती ज्योति जैन जी जुड़ी हैं, और वो बराबर हमारे सत्र में जुड़ी हुई हैं और ट्रेनिंग अटेंड कर रही हैं। तो आज की महावीर वंदना का वाचन ज्योति जैन दोबारा करेंगी, और जब तक ज्योति जी आमंत्रित होती हैं, आप सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थी अपने दोनों हाथों को जोड़कर वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। जी जी। जो मोह माया मान मत कर मदन मरने वीर है, जो विपिल पिघलों बीच में ज्ञान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवार भव जलधि के तीर है, ये वंदनीय जिन्हें शंकर स्वयं महावीर है। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। इसी महावीर वंदना के वाचन के साथ
हम आज के सत्र का समापन करेंगे। सत्र समापन तदुपरांत आप सभी के लिए एक फीडबैक फॉर्म मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भेजा जाएगा। तो फीडबैक फॉर्म के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया, अपने विचार जरूर हम तक प्रेषित करें। और आपके लिए बता दें कि जो सत्र आप सभी के लिए या जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आप सभी के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ये आगामी समय में जब आपके स्कूल ओपन होंगे तो यह आपके लिए एक संजीवनी बूटी का काम करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि इस समय का आप सदुपयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षणार्थी जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं वह इस सत्र का जरूर लाभ लें, क्योंकि यह आप सभी के लिए एक अवसर है, स्वर्णिम अवसर है। तो जितना ज़्यादा आप इसका उपयोग करेंगे उतना ही आपके लिए लाभदायक है। और इसी बात के साथ मैं आज के सत्र का समापन करूंगा। एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय भारती। जय जिनेंद्र सभी को।